हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स वाला इस इनक्रेडिबल से प्लेटफॉर्म और आपके अपने प्यारे से बैच प्रयास जेई 90 डेज क्रैश कोर्स में आप सभी को एसएम सर का नमस्कार। और बिना किसी विलंब के आइए शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हम बोहर भाई साहब के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, रिडबर्ग फॉर्मूला और ये सारी बातें पढ़ेंगे। उसके बाद अपन डी ब्रोगली डुअलिटी और एचयूपी मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में अपन क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है आज पूरा ना हो पाए, क्वेश्चंस भी अपन कर रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले पार्ट में इसको इंक्लूड कर लेंगे सर। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का, है ना। थोड़ा सा अपन लास्ट लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में बेसिकली मैंने आपको 3-4 बातें बताई थी, मोटी मोटी बातें। अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो अपन ने क्या देखा था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। बेसिक बातें थी, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं था। सब एटॉमिक पार्टिकल में आपको बस इतना याद रखना, E/m रेशियो कैथोड रे का तो कांस्टेंट होता है, बट एनोड रे का डिपेंड करता है कि आपने ग्लास चैम्बर में, डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस रखी है। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं और बाकी फिर हमने डिस्कवरी कर ली। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने बताया आपको एक छोटा सा थ्योरी थी जे थॉमसन साहब का एटॉमिक मॉडल। उन्होंने क्या किया था सर, एक बोला कि एटम एक स्फेयर है, स्फेयर में चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज इसमें एम्बेडेड है। जिस तरीके से वाटरमेलन में बीज होते हैं धसे, उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड है। फिर रदरफोर्ड साहब आए। रदरफोर्ड साहब को ये लगा कि यार अच्छा, इसका मतलब एटम में पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज होता है। रदरफोर्ड साहब ने क्या किया सर, गोल्ड एटम्स को लिया और गोल्ड एटम पे बम्बार्ड कराया। किसको, तो गोल्ड एटम पे इन्होंने बम्बार्ड कराना चालू किया अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल ही क्यों चुना सर, क्योंकि यार थॉमसन जी ने बोला था कि एटम पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज है ना। और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर कि रिपल्शन जो है ना, वो चार्ज का श्योरेस्ट टेस्ट होता है। अच्छा टेस्ट रिपल्शन है सर। तो मैंने क्या किया सर, मैंने बोला कि यार एक काम करते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेके जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज अगर एटम यूनिफॉर्मली, मान लो पूरा का पूरा ही एटम पॉजिटिव चार्ज होता, तो यहां पे मैं अल्फा पार्टिकल लेके जाता तो यहीं से डेविएट कर जाता, यहां पे लेके जाता तो यहां से डेविएट कर जाता, यहां पे लेके जाता तो यहां से डेविएट कर जाता, यहां पे लेके जाता तो यहां से। इसका मतलब हर एक अल्फा पार्टिकल डेविएट करना चाहिए था, बट ऐसा देखने को नहीं मिला। उनको देखने को क्या मिला सर, मान लो न्यूक्लियस यहां है, उनको देखने को मिला कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो भाई साहब आर पार ही हो गया। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो गया सर, आर पार हो गया, जिससे हमें पता चला कि अच्छा मोस्ट स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। और फिर ऐसे करके उनके 3 कंक्लूजन, 3 से 4 कंक्लूजन और उससे रिलेटेड 3 कंक्लूजन, मतलब 4 ऑब्जर्वेशन, 3 कंक्लूजन, और फिर थ्योरी दे दी कि यार इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। फिर अपन गए वेव्स के बारे में पढ़ा। वेव के बारे में अपन ने बहुत सारे इक्वेशंस पढ़े, जैसे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, वो किसके बराबर होगी सर, ये न्यू इंटू लैम्डा के बराबर होती है। फिर हमने पढ़ा कि देखो यार एक चीज और है, न्यू बार वेव नंबर जो है ये किसके बराबर होता है सर, 1/λ के बराबर होता है। फिर हम चले गए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। इन्होंने बोला कि यार देखो, अगर आपके पास n नंबर ऑफ फोटॉन्स है, n क्वांटाज है, तो उसकी एनर्जी Nhν के बराबर हो जाएगी। ये भी हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा। उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ने के बाद हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने ये पढ़ा कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हर फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर सके और एमिट कर सके, वो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहलाता है। मजेदार बात यह है कि देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, है ना। मतलब हमारे अर्थ पे ऐसा परफेक्ट ब्लैक बॉडी जैसी कोई चीज नहीं है। कहते हैं वैज्ञानिक, कहते हैं लोग कि जो ब्लैक होल होते हैं वो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, क्योंकि वो अपने अंदर से, उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने अंदर से किसी को बाहर आने नहीं देता है ना, सब चीज एब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद अपन आगे चले, हमने पढ़ा आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीईई जिसको बोला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात में अपन ने क्या क्या ध्यान रखा था, 2-3 बातों का ध्यान रखा था। आइए उसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि सर एक इक्वेशन है जिससे एक्सप्लेन किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि इंसिडेंट रेडिएशन जो है ना, उसकी एनर्जी 2 जगह जाएगी सर। एक तो फाई नॉट और प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर एन इलेक्ट्रॉन, इस जगह जाएगी। ठीक है सर अब अगर अपन बात करें कि ये फाई नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर अपन एनर्जी लिखें तो उसको ई नॉट लिख सकते हैं। इस ई नॉट को अपन ने बोल दिया थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड का मतलब है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड।
थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। फिर इसी के कोरेस्पॉन्डिंग अगर मैं क्या लगाऊं सर, एनर्जी E बराबर एच न्यू होता है, तो आपने लिखा एच न्यू, तो न्यू को न्यू नॉट कर दिया, तो ये न्यू नॉट जो है वो क्या है सर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर इसी के अकॉर्डिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर, तो आप बोलेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे कम फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अपन चलेंगे एच सी बाई लैम्डा नॉट भी, इसको लिख सकते हैं। लैम्डा नॉट क्या है सर, तो लैम्डा नॉट मिनिमम नहीं मैक्सिमम हो जाएगा कि इससे ज्यादा वेवलेंथ ले लिया तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। कम से कम इतना वेवलेंथ, मतलब इतना वेवलेंथ मैक्सिमम ले लो या इससे कम वेवलेंथ की लाइट ले लो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि यार देखो दो टर्म है यहां पे जो चीजों को इंपैक्ट करते हैं। एक टर्म होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इंटेंसिटी जो है ये सीधा सीधा इंपैक्ट डालता है, सीधा सीधा इंपैक्ट डालता है किस पे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। और वहीं अगर अपन बात करें सर, ये तो इंटेंसिटी की बात हो गई, वहीं अगर अपन बात करें सर फ्रीक्वेंसी की या एनर्जी ऑफ रेडिएशन की, तो फ्रीक्वेंसी सीधा सीधा इंपैक्ट डालता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसका सीधा मतलब यह है कि सर इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस इससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा वो तेजी से निकलेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा सर, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। बस ये यही दो चीजों को इंपैक्ट करता है। फिर लास्ट में हमने पढ़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, एक फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, वो चल रहा है, उसको रोकने के लिए रिवर्स पोलैरिटी में हमने क्या किया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो आप बोलेंगे सर स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को इक्वेट कर दो किसके साथ सर, E इंटू वी एस। वी एस यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है सर, और यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि Vs यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, कैसे हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये होगा इंसिडेंट एनर्जी माइनस फाई नॉट। ये किसके बराबर हो जाएगा सर, ये EVS के बराबर हो जाएगा। कोई भी सवाल स्टॉपिंग पोटेंशियल का आए आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, उसकी थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूं, है ना। एक कॉन्सेप्ट, एक टाइप का सवाल है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसकी चर्चा करते हैं, फिर अपन बोर्स मॉडल पे चलेंगे। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है ना, ये आता है बॉन्ड ब्रेकिंग का, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन से रिलेटेड सवाल आता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बॉन्ड डिसोसिएशन को भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह देखा जा सकता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, आप पहले समझना कि इन दोनों में क्या चीज सिमिलैरिटीज है। जैसे मैंने बोला ये एक मेरा मेटल का सरफेस है, इस मेटल के सरफेस पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल से ना बॉन्डेड है, किस फोर्स से, आप सभी को पता है, कूलम्ब फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्डेड है। लाइट का काम क्या होता है सर, लाइट जो इंसिडेंट करवाएंगे अपन, उसका काम होता है कि कम से कम इतनी एनर्जी लेके आए कि इस बॉन्ड ब्रेक करने में, ये वाला जो बॉन्ड है ना, या बॉन्ड कह लो, या ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ओवरकम करना है आपको, इतनी एनर्जी लेकर क्या, और वही एनर्जी फाई नॉट होती है कि कम से कम तो इतनी एनर्जी लाओ भाई साहब, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने देंगे या होगा। आपने बोला ठीक है सर, बात तो आपकी सही है, समझ आ रही है यहां तक बात। इसी के जैसा कई बारी क्या होता है, अपन बॉन्ड्स को भी, बॉन्ड ब्रेकिंग को, बॉन्ड डिसोसिएशन को भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह देखते हैं। कैसे, देखो, जैसे मान लो मैंने बोला यार मेरे पास ना H2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को कई सारे तरीके से तोड़ा जा सकता है, हीट करके, ये करके, वो करके, लेकिन इसको तोड़ने का एक तरीका ये भी तो है ना कि अगर मान लो इस बॉन्ड एनर्जी की क्या बात करूं मैं, बॉन्ड एनर्जी, इस बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है सर, तो मैं बता दूं आपको, इसकी एनर्जी होती है लगभग 436 किलो जूल पर मोल। एक मोल के लिए इतनी एनर्जी होती है, 436 किलो जूल, ठीक है। हाँ, अब मैंने आपको ये बोला कि यार एक बात बताओ, अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी है, अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी है, सवाल समझना आप, है ना, तो क्वेश्चन है मिनिमम फ्रीक्वेंसी of photon required to break
वन एच एच बॉन्ड, एक एच एच बॉन्ड को ब्रेक करने में मिनिमम कितनी एनर्जी का फोटोन लगेगा? अब समझना, अगर अपन बात करें सर ये बॉन्ड एनर्जी जो है ना, ये 1 मोल की एनर्जी है, मतलब 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी लगेगी। मैं एक चीज और आपको यहां पे बता देता हूं, सहूलियत के लिए आप Na की वैल्यू यूज कर लेंगे 6 × 10⁻23, जिससे थोड़ा सहूलियत हो जाए, है ना। हाँ, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपने बोला सर देखो 1 मोल H2 के बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी लग रही है, तो फॉर वन बॉन्ड एनर्जी विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा सर? आप बोलेंगे 436 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई Na किलो जूल। मतलब हमने एक बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी लगा ली। और ये एक बॉन्ड कैसे टूटेगा सर? तो हमें लाइट से तोड़ना है। हम इतनी ज्यादा एनर्जी की लाइट लेके आएंगे ना, यहाँ पे फोटोन इतनी ज्यादा एनर्जी का लेके आएंगे कि ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा सर। तो आपको पता है फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर फोटोन एनर्जी इज इक्वल्स टू, आपको पता है सर हमें निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फॉर फोटोन एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू होगा। आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि हमें यह भी पता है सर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो एक फोटोन एक बॉन्ड को तोड़ेगा। तो सीधी बात है एच न्यू ये किसके बराबर हो जाना चाहिए? ये बराबर हो जाना चाहिए वहां पे आई एनर्जी, दैट इज 436 अपॉन Na के। यहां से अगर हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है तो आई कैन राइट इट, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 436, ये किलो जूल है सर, याद रखिएगा। इसका मतलब है ये 10 की पावर -3 है, या सॉरी 10 की पावर +3 है ना, इतने जूल है। हम सब ऐसा यूनिट में रख रहे हैं। डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर इज 6 × 10 की पावर 23, और ये h नीचे आ जाएगा, और नीचे आने का मतलब h हो जाएगा। h की वैल्यू भी लिख लेते हैं, कितना यूज करें अपन, h की वैल्यू यूज कर लेते हैं 6.6 × 10 की पावर -34। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं आपको बस एक वैल्यूज बता रहा हूं, है ना। तो अपन ने यूज किया 6.6 × 10 की पावर -34। क्या मेरी बात क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ सर ये तो सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन। अभी किसी को कैंसिल आउट नहीं करते, बस 10 के पावर पे खेल लेते हैं। तो आपने बोला फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी सर? ये हो गया 436 अपॉन 6 × 6.6 और मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर। आपने बोला सर ये 3 है और ये 34 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 37 हो गया। तो ये 10 की पावर 37 और माइनस में क्या आ गया सर? आप बोलेंगे माइनस में आ गया 23। माइनस में क्या आ गया सर? 23। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर दे जाएगा। ये हमारा आंसर दे जाएगा क्या? देख लेते हैं। तो आप बोलोगे सर ये आ गया 436, है ना, 436 डिवाइडेड बाई 6 × 6.6, मतलब ये लगभग 36 है ना, 3.72 के आसपास ऐसा कुछ होना चाहिए, और इनटू 10 की पावर 14 इंटू 10 की पावर 14। तो आइए एक बार देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं सर। 436 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6.6, ये कितना आ गया सर? 11.01। तो ये आ गया आपका 11.01 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। आपको पता फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स में आएगा। इतनी वैल्यू आ गई सर। तो ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। वैसे ये फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा है, अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी है सर। इस फ्रीक्वेंसी के फोटोन से अगर आप किसी लाइट को लेके आओगे, इस फ्रीक्वेंसी की फोटोन है ना, इस फ्रीक्वेंसी का फोटोन अगर आप लेके आओगे तो जाके ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इसी के लिए अपन कहते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है बॉन्ड डिसोसिएशन का। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे। बोहर्स एटॉमिक मॉडल है ना, सारा सवाल जो आ सकता था, जितने भी सवाल पूछे जा सकते थे रिगार्डिंग आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। हाँ, कुछ ग्राफ्स आप फिजिक्स में पढ़ते हो जैसे फोटो करंट और बाकी चीजों का, वो मैंने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन उसके लिए भी मैंने आपको ना एक आइडिया दे दिया है कि देखो यार, फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे, तो फोटो करंट भी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा। मैं साइड हो जाता हूं, फटाफट कॉपी कीजिए, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा सर। अगर देखिए बेसिकली सवाल क्या था, समझ गए। हमने इसमें क्या किया, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी ना, उसी के इक्विवेलेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को रख दिया। अब मान लो किसी ने बोला कि यार पता है क्या, मैंने ना 12 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से एक रेडिएशन यहां पे रखा, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो आपको कुछ नहीं करना है सर उस केस में। देखो इस वाले केस में क्या होता है ना, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो एनर्जी बच गई किससे, ई इंसिडेंट -φ0, वो कहां जाती है सर? वो सीधा
इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में चली जाती है। लेकिन ऐसे सवालों में जो एनर्जी बचेगी ना, काइनेटिक एनर्जी, कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर ई इंसिडेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये दोनों हाइड्रोजन एटम में इक्वली बट जाएगी, ये याद रखना। हाँ, यहाँ वो एक्चुअली में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट, दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर साहब का जो मॉडल था, एक्चुअली में रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट हुए बोहर साहब, है ना। तो रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था, उन्होंने बोला था कि यार देखो, न्यूक्लियस सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन इसके अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। प्लैंक साहब आए, बोले भैया देखो, सर्कुलर ऑर्बिट में अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराओगे तो इट विल अंडरगो एन एक्सेलरेटेड मोशन, और एक्सेलरेटेड मोशन में मजबूरी में इसको क्या करना पड़ेगा सर? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एमिट करना पड़ेगा, और धीरे 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 इलेक्ट्रॉन जाके जलेबी नुमा स्ट्रक्चर में स्पाइरल हो जाएगा न्यूक्लियस में। स्पाइरल हो जाने का मतलब है धीरे धीरे उसका रेडियस कम होता जाएगा, एनर्जी कम होती जाएगी और जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो लोगों ने बोला ठीक है, ये बात तो अच्छी सी लग रही है, समझ भी आ रही है, मजेदार सी लग रही है। तो रदरफोर्ड साहब ने कुछ गलती करी है। इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए कौन आया सर? बोहर आए, और उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर साहब के एटॉमिक मॉडल से याद रखना, सबसे ज्यादा सवाल अगर कहीं से आते हैं तो यहीं से आएंगे सर, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल से एक सवाल ऑलमोस्ट पक्का होता है जेई मेंस के हर पेपर में, और 1 से 2 सवाल ऑलमोस्ट पक्का होता है जेई एडवांस के पेपर में, क्योंकि यही सेम बोहर एटॉमिक मॉडल आपको मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी पढ़ना है। अगर आपने केमिस्ट्री से कर दिया तो अच्छी बात है, केमिस्ट्री के बजाय आप फिजिक्स का भी सवाल बोहर एटॉमिक मॉडल का कर सकते हैं। तो सवाल आता ही आता, गारंटीड है, बोहर एटॉमिक मॉडल का सवाल होगा ही होगा, और मॉडल बड़ा ही सिंपल है। इन्होंने क्या बोला कि यार देखो, इलेक्ट्रॉन जो है ना, न्यूक्लियस के अबाउट फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना। तो इनके पोस्टुलेट्स पे चलते हैं, जो की टेक अवेज है उस पे चलते हैं, मेन इंपॉर्टेंट बातें उस पे चलते हैं। इन्होंने पोस्टुलेट्स क्या क्या दिया, एक बार उसको बता देता हूं मैं, आप एक बार एनसीईआरटी से भी जरूर पढ़िएगा। इन्होंने पोस्टुलेट्स ये दिया कि देखो यार, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट कॉल्ड शेल। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा शेल में। लोगों ने बोला बहुत अच्छी बात है यार, करना भी चाहिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए। फिर इन्होंने बोला कि यार प्लैंक अंकल ने कुछ बात कही थी, तो इन्होंने उसको खारिज करते हुए ये कहा कि देखो यार, होता ऐसा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज फिक्स्ड, कांस्टेंट होती है, वो बदलती ही नहीं। इन्होंने ये लाइन बोल दी कि एनर्जी फिक्स होती है, और इसी के लिए इस ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ऑर्बिट कह लो, क्या बोला इन्होंने बोला ऑर्बिट कह लो। तुम्हारा जी नहीं लग रहा है तो इसको शेल कह लो, और अगर मन नहीं लग रहा है तो इसको आप, है ना, ऑर्बिट कह लो, शेल कह लो, और अगर मन नहीं लग रहा तो इसको आप एनर्जी लेवल्स भी कह लो। ये सब एक ही बातें हैं। ये सब क्या है सर? एवरीथिंग इज सिंपली सेम, सब सेम टू सेम है। फिर इन्होंने बोला कि मैं ना जो भी सॉल्व करूंगा वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ये है कि बोहर एटॉमिक मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसी पे एप्लीकेबल होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, देखिए। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन एटम, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बोहर एटॉमिक मॉडल हंसते खेलते एप्लीकेबल होगा। फिर मैंने बोला हीलियम, सर हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस पे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, +1। हीलियम +1 पे भी बोहर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल होगा। फिर मैंने बोला अच्छा, हीलियम के बाद लिथियम आता है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 1 ही बचे। तो लिथियम +2 भी क्या करेगा सर? बोहर एटॉमिक मॉडल को फॉलो करेगा। फिर अपन ने बोला अच्छा, इसके बाद बेरिलियम आता है, बेरिलियम के पास तो सर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, चाहिए हमें 1 ही, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये भी क्या करेगा सर? ये भी बोहर एटॉमिक मॉडल फॉलो करेगा। इस तरीके से कोई भी स्पीसीज जिसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स उसके पास कितना हो उससे कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन 1 होना चाहिए, विल फॉलो बोहर एटॉमिक मॉडल। इन्होंने बोला कि देखो यार, यहां पे फोर्सेस जो काम करेंगे वो सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। सर ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, मतलब ये न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, दैट इज कूलम्ब फोर्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका वैसे तो फॉर्मूला होता है KQ1Q2/R²। अब यहां पे अगर हम न्यूक्लियस की चार्ज की बात करें तो न्यूक्लियस पे +ZE चार्ज होता है। सर ZE क्यों बोला? Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज, और प्रोटॉन का चार्ज भी मैग्नीट्यूड में तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है ना। तो Z मतलब कितने प्रोटॉन है, E मतलब हर एक प्रोटॉन पे चार्ज, और क्योंकि प्लस साइन है तो ये प्रोटॉन का चार्ज है।
और इलेक्ट्रॉन पे तो इलेक्ट्रॉन के जितना ही चार्ज होता है। अगर इसका रेडियस r है तो हमने एक इक्वेशन लिखा Fc, मतलब कूलम्ब फोर्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा सर, kZe²/r²। आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो उसका जो ये अंदर खींचने वाला फोर्स है, जो अंदर खींच के रखने वाला फोर्स है, वो mv²/r के बराबर होना चाहिए। तो हम mv²/r = kZe² का फॉर्मूला रखते हैं और यहां से फिर हम इक्वेशंस निकालना चालू करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सुनते जाइए, समझते जाइए। अगला पॉइंट ये है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम अगर हमें इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है mvr। ये किसके बराबर है सर, ये बराबर है nh/2π के। किसके बराबर है, nh/2π के। और याद रखना सर h/2π की अगर अपन बात करें, h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इसको अपन h क्रॉस भी बोल देते हैं। इस तरीके से ऐसे काट दिया, कुछ लोग इसको h कट बोलते हैं, कुछ लोग इसको h क्रॉस बोलते हैं, अपन इसको h क्रॉस भी बोल सकते हैं। मतलब ये पूरा टर्म यहां से लेकर यहां तक h क्रॉस हो जाएगा, तो इसको हम सीधा सीधा nh क्रॉस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, NH क्रॉस भी डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से ये पूरी की पूरी कहानी चलती है। मतलब अगर आपसे कभी भी पूछे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, तो वो किसके बराबर होगा सर, वो nh/2π के बराबर होगा। एक सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, आगे के पोस्टुलेट्स देखेंगे, है ना। एक सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, आगे के पोस्टुलेट्स देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है सर, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन, the angular momentum of electron in fifth orbit will be, फिफ्थ ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का कितना होगा। तो आप बोलोगे सर देखो हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, किसी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो उसका फॉर्मूला है nh/2π, और यहां पे n जो है वो ऑर्बिट का नंबर है फॉर फिफ्थ ऑर्बिट, n बराबर 5 हो जाएगा। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 5h/2π। कितना हो जाएगा सर, 5h/2π। इस तरीके से चीजें याद रखना, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 5h क्रॉस, सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं। कई बार ये आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, है ना। क्वेश्चन आ गया हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। मैं कुछ नंबर्स लिखूंगा, इसमें आपको बताना कि कितने पॉसिबल नहीं है सर, है ना। नंबर बताना है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का सवाल दे दिया इसमें। अब मैं वैल्यूज देता हूं, देखते जाइए। सबसे पहले मान लो मैंने दे दिया 2h/2π, फिर मैंने दे दिया 4h क्रॉस, फिर मैंने दे दिया 2.5h/2π, फिर मैंने दे दिया 1.5h/π, फिर मैंने दे दिया 3.5h क्रॉस, फिर मैंने दे दिया 7h/2π, फिर मैंने दे दिया 9। ठीक है, अब मैंने इसमें पूछा कि कितने नंबर ऐसे हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो आपको करना क्या है, देखो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको h/2π बनाना है। क्या बनाना है, h/2π। h/2π के सामने इंटीजर आना चाहिए सर। क्या आना चाहिए, इंटीजर। अगर इसके सामने एक इंटीजर आ गया तो आप बोलेंगे सर ये पॉसिबल है। या फिर h क्रॉस के पहले जो नंबर आना चाहिए वो एक इंटीजर हो। इन दोनों में से अगर दोनों इंटीजर हैं तो आप बोलेंगे सर काम हमारा हो गया, इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता है। सबसे पहले वाले सवाल की बात करें तो सबसे पहले वाले सवाल में आप देखेंगे दिस इज h/2π। अगर अपन h/2π की पहले बात करें, यहाँ पे क्या इंटीजर है, आप बोलेंगे हाँ सर क्या ये पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल। जो पॉसिबल है उसको टिक करेंगे, जो पॉसिबल नहीं है उसको टिक क्रॉस कर देंगे। और हमसे क्या पूछा है, नॉट पॉसिबल वाला पूछा है, तो एंड में हमें क्रॉस वाले आंसर्स को काउंट करना पड़ेगा कि कितने में क्रॉस लगा है। दूसरे की बात करें तो h क्रॉस के पहले इंटीजर है क्या सर, यस सर h क्रॉस के पहले इंटीजर है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अगले वाले की बात करें सर h/2π के पहले इंटीजर है क्या, आप बोलेंगे नहीं है सर ये पॉसिबल नहीं है, इसके पहले इंटीजर ही होना चाहिए।
चौथे वाले की बात करें तो आप बोलेंगे सर ये तो h अपॉन पाई है। ओहो, h अपॉन पाई नहीं, हमें h अपॉन 2 पाई चाहिए। तो अपन इसको क्या करेंगे सर, सीधा सीधा मैथ्स का एक फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 2 इंटू 1.5 h अपॉन 2 पाई। आपने बोला अब देखो h अपॉन 2 पाई बन गया है सर, हाँ जी h अपॉन 2 पाई बन गया है। और 1.5 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा सर। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल है, क्योंकि एक्चुअली में 3h अपॉन 2 पाई है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3h अपॉन 2 पाई है। इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। इसकी बात करें 3.5 सर, आप बोलेंगे h क्रॉस के पहले, सर h क्रॉस के पहले इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में नंबर है। इसकी बात करें 7h अपॉन 2 पाई, आप बोलेंगे सर फिर देखो h अपॉन 2 पाई के पहले क्या है, एक इंटीजर है। हाँ जी इंटीजर है तो काम अपना बहुत ही बेहतरीन है, ये पॉसिबल होगा। लास्ट वाले की बात करें तो आप इसको देखेंगे, आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी इंटीजर है, लेकिन एक मिनट सर ये गलत है। सर ये क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे ना h अपॉन पाई नहीं पाई अपॉन h लिख रखा है, ये गलत है सर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे h अपॉन पाई नहीं h अपॉन पाई होता है सर, h अपॉन 2 पाई होता है, पाई अपॉन 2h नहीं होता। तो कई बार क्या होता है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पाई अपॉन 2h देखते ही नहीं, उन्होंने बोला नीचे 2 होना चाहिए, ऊपर h और पाई थोड़ा थोड़ा एक जैसा ही दिखता है, तो ये गड़बड़ कर जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया सर, कितने पॉसिबल नहीं है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एक ये वाला पॉसिबल नहीं है, एक ये वाला पॉसिबल नहीं है, एक ये वाला पॉसिबल नहीं है, 3 इसमें पॉसिबल नहीं है। कितने लोगों ने इसको सही किया था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ सर ये हमने सही किया था। ये लास्ट, और कितने लोग लास्ट वाले में धोखा खा गए थे वो भी जरूर बताना कमेंट में कि हाँ सर लास्ट वाले में थोड़ा तो धोखा खा ही गए थे सर। चलिए तो ये हो गई बात है ना। अब अपन चलते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के। अभी पोस्टुलेट्स की बात कर रहे थे, पोस्टुलेट्स में उन्होंने क्या कहा, यही कहा, मेरी बात सुन लो, उन्होंने पोस्टुलेट्स में क्या क्या कहा बोहर साहब ने, फिर अपन इस पे आएंगे। पहले इधर लेके चलते हैं है ना, पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। पोस्टुलेट्स में सबसे पहला पॉइंट बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट, अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है ये क्वांटाइज्ड होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट फिक्स होते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी घूम सकता है, फिक्स डिस्टेंस पे ही ऑर्बिट आपको मिलेंगे, ऐसे कहीं मर्जी नहीं रख सकते अपन, फिक्स डिस्टेंस पे ही ऑर्बिट्स हमें मिलते जाएंगे। तो बोला ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि यार देखो एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in any orbit it's constant। एनर्जी जो है वो क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है। इसी के लिए ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, दैट इज वाई ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। ऑर्बिट को हमने क्या नाम दे दिया सर, एनर्जी लेवल नाम दे दिया, क्योंकि एनर्जी एक ऑर्बिट में फिक्स होती है, आप ऑर्बिट बदल लो तो एनर्जी बदल जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉन कैन गेन और लूज एनर्जी, गेन और लूज एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन और लूज कर सकता है बाई making transition from one orbit to another। one orbit to another। अब इसमें होता क्या है समझते जाइएगा और सुनते जाइएगा। अगर मान लो मैं हायर ऑर्बिट में जा रहा हूं, एक दो शब्द दे देते हैं, ऊपर जाने को जंप बोल देंगे है ना, ऊपर जाने को अपन क्या बोलेंगे सर, ऊपर जाना इज कॉल्ड जंप, और नीचे आने को आना इज कॉल्ड फॉल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन या तो जंप करेगा या तो फॉल करेगा। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखिए ये है आपका न्यूक्लियस, ये है पहला ऑर्बिट, ये है दूसरा ऑर्बिट, ये है तीसरा ऑर्बिट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला ये जो है ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, और ये n बराबर 1 है। इलेक्ट्रॉन हमारा मान लेते हैं अभी के पॉइंट पे
n बराबर 2 पे प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है सर? n बराबर 2 पे। आपने बोला ठीक है, हो सकता है। अगर ट्रांजिशन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ n बराबर 2 से n बराबर 2 से n बराबर 3 पे। 2 से 3 पे मतलब ये हाइयर ऑर्बिट पे गया। इसका मतलब ये कहां गया है सर? हाइयर ऑर्बिट पे, हाइयर ऑर्बिट। और हाइयर ऑर्बिट पे जाने का मतलब इसने जंप किया है, और जंप करने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो आप बोलेंगे इस केस में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी सर, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए ये एनर्जी लेगा। जनरली फोटोन के फॉर्म में एनर्जी लेते हैं। किस फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। वहीं अगर मैं बात करूं सर इसी सेम इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n बराबर 2 से n बराबर 1 पे हो रहा है, तो आप बोलेंगे अब ये लोअर ऑर्बिट में गया है सर, और लोअर ऑर्बिट में जाने का मतलब इट फॉल है ना, ये गिरा है सर नीचे, और नीचे जब गिरा है तो ये एनर्जी एमिट करेगा। इस केस में एनर्जी एमिट होती है सर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसी पॉइंट पे आके आगे चल के स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और बाकी चीजें हम समझेंगे। तो एक बार आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। बाकी एक पोस्टुलेट उनका ये भी है, ये तो एक पोस्टुलेट है ही यहाँ पे जो हमने लिख रखा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला। बाकी फॉर्मूले वगैरह तो है ही, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं सर। तो चलिए, आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो भी मैंने लिखाई, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके बाद अब अपन चलते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल से चल के अपन ने क्या क्या इक्वेशंस डिराइव किए, क्योंकि इससे सवाल जो आते हैं वो कंपैरिजन के और वैल्यूज फाइंड करने के बहुत ज्यादा आते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हमने बात कर ली। आगे हम चर्चा करेंगे फाइंडिंग वैल्यू ऑफ Rn, मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ये तीन इक्वेशंस अपन बात करेंगे। सबसे पहले वेलोसिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, एक बेसिक फॉर्मूला होता है जिसमें कांस्टेंट्स की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आता है। तो वो बेसिक फॉर्मूला है 2 पाई ke² अपॉन h इंटू z अपॉन n। आप बोलेंगे क्या ये फॉर्मूला हमें याद करना है? तो बेसिकली अगर ईमानदारी से मेरे से पूछो तो मैं बोलूंगा यार ये फॉर्मूला याद कर पाना आपके लिए मुश्किल है, तो ज्यादा अच्छी बात है आप ये याद रखिए नीचे वाला फॉर्मूला कि क्या ये जो सारे कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी आती है। इसकी वैल्यू आती है 2.18, है ना। कुछ लोग इसको 2.1 लिखते हैं, कुछ लोग 2.18 लिखते हैं, कुछ लोग 2.188 लिखते हैं। अपन 2.18 तक यूज करेंगे। इंटू 10 की पावर 6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर यहां पे vn की जो प्रोपोर्शनैलिटी है ना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब वेलोसिटी इन एनी ऑर्बिट, वेलोसिटी इन एनी ऑर्बिट का मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसी भी ऑर्बिट में प्रोपोर्शनल होती है किसके? z के। और हाँ, बच गए तुम लोग, है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके सर? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके z बाई एन के, है ना। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के, जहां पे k का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होती है। और h की प्लैंक्स कांस्टेंट है, z एटॉमिक नंबर है और n नंबर ऑफ ऑर्बिट है। इसी तरीके से अगर हम आगे इक्वेशन सॉल्व करें और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालने जाए तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला यो इतना बड़ा आता है, क्या? h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के e स्क्वायर इंटू n² अपॉन z। तो मेन बात यह है कि हमें ये वैल्यू जो है लगभग कितनी आती है? तो ये वैल्यू आती है 0.529 इंटू n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n² अपॉन z। ये n² बाई z के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और r0 या a0 जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर? 0.529। इसको अपन बोर रेडियस कहते हैं या फिर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस भी कहते हैं, है ना। बोर रेडियस मतलब हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का रेडियस इतना है सर। तो अगर हमने सारी वैल्यू 1 रख दी तो ये वाला रेडियस आ जाएगा, वो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होगा, वो कांस्टेंट होता है सर। आगे बात करते हैं एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की बात करें तो टोटल हमारे पास 3 तरह की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन में होती है। सबसे पहली एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला है -k Z² अपॉन r।
फिर काइनेटिक एनर्जी है जिसका फॉर्मूला kZe²/2r, ये कैसे आया सर? तो ये हाफ mv² से आया, बेसिकली किससे आया? हाफ mv² से। और टोटल एनर्जी जो होती है वो हमें पता है सर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। टोटल एनर्जी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस ऑफ kZe²/2r आ जाएगा। तो इन तीनों वैल्यूज से अगर अपन एक रिलेशन निकालें तो आप देखोगे सर ये दोनों वैल्यू बराबर है, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बराबर होती है, बट ये नेगेटिव है, इसका टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। तो आप बोलेंगे टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के आगे अगर माइनस लगा दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और काइनेटिक एनर्जी के आगे अगर माइनस लगा दें और इसके आगे पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड कर दें तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। इसके 2-3 मतलब हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज नेगेटिव। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होती है। इसको कैसे समझाया जा सकता है सर? देखिए, हम ये मानते हैं कि ये मान लो हमारे पास एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से इनफाइनाइट दूरी पर, किस पे? इनफाइनाइट दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को अपन फ्री इलेक्ट्रॉन मानेंगे। क्या मानेंगे सर? फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन, इस पे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा। किसी भी इलेक्ट्रॉन पे अगर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कोई ना तो इसको अट्रैक्ट करने वाला है, कोई ना ही इसको रिपल करने वाला है, तो आप बोलेंगे सर Z इसकी जो एनर्जी है वो 0 हो जाएगी। और इसी के लिए आइसोलेटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपन 0 मानते हैं कि भाई साहब ये 0 एनर्जी है। अब हमें पता है सर एटम है तो कई सारे ऑर्बिट भी होंगे, ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया कि भाई ये इन्फिनिटी दूरी पर है, बट इसके बीच में इन्फिनिटी आने के पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 1000वां, लाखवां, करोड़वां, ऐसे कई सारे ऑर्बिट भी होंगे। अब हमें पता है सर ऊपर से नीचे अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो ये एनर्जी एमिट करेगा। अब तुम सोचो किसी के पास 0 एनर्जी थी, किसी के पास 0 जूल की एनर्जी थी, अभी ऐसा मान लेते हैं, उसने एनर्जी इमिट करी, तो आप क्या बोलेंगे? आप सीधा सीधा बोलेंगे सर एनर्जी 0 से भी अगर और कम हुई, 0 से कम होने का मतलब नेगेटिव, और ज्यादा नीचे आया और ज्यादा नेगेटिव, और ज्यादा नीचे आया और ज्यादा नेगेटिव, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आता जाता है एनर्जी उसकी नेगेटिव होती जाती है सर। इसी के लिए अपन कहते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, बोहर ऑर्बिट में नेगेटिव ही होगा, और जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास जाएगा वो एनर्जी उसकी ज़्यादा नेगेटिव होते जाती है, जहाँ पे T का मतलब टोटल एनर्जी, P का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, Ke का मतलब काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन आप बोलोगे सर एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला तो अभी हमने देखा ही नहीं, और एनर्जी का वो वैल्यू भी हमने नहीं देखी, प्रोपोर्शनैलिटी भी नहीं देखा Z और N में, तो आइए अब उसको देख लेते हैं। टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी के 3 फॉर्मूले जो हमें याद रखने हैं 3 डिफरेंट यूनिट में। सबसे पहला, अगर अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की बात कर रहे हैं, जो कि इसकी बात और इसकी बात मैक्सिमम टाइम अपन करेंगे, इन दोनों का यूज मैक्सिमम करेंगे सर। अगर अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में बात करें तो इसकी एनर्जी होती है किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन की किसी nth ऑर्बिट में होती है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर यही अपन किलो जूल पर मोल में करें तो ये हो जाता है -1312 इंटू Z²/n² किलो जूल पर मोल, और यही अगर अपन किलो कैलोरीज में करें तो ये हो जाता है -313.6 इंटू Z²/n²। बेसिकली यहां से यहां जाने में अपन 4 का डिवाइड करके आंसर निकाल लेते हैं, है ना। इन दोनों यूनिट का कन्वर्जन है 4.18 से डिवाइड करना होता है वैल्यू निकालने के लिए, किलो जूल को अगर किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो। फिर मैंने बोला ठीक है भाई ये बात हमें समझ आ गई, इसका मतलब एनर्जी जो है ये प्रोपोर्शनल है किसके सर? आप बोलेंगे एनर्जी जो है ये प्रोपोर्शनल है Z²/n² के, लेकिन नेगेटिव ऑफ एनर्जी प्रोपोर्शनल है, ये भी याद रखना। हम एटम से जैसे जैसे दूर जाते हैं ना, दूर जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है सर? एनर्जी बढ़ती जाती है, कम नेगेटिव होती जाती है। खैर वापस आते हैं। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इंडिकेट्स दैट एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन इज 0, जो बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब मेरी बात सुनते जाना और समझते जाना। अगर अपन हाइड्रोजन एटम की बात करें, किसकी बात करें सर? फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए अगर मैं अलग अलग एनर्जी लेवल के लिए वैल्यूज निकालते जाऊं तो आपको पता है सर एनर्जी की वैल्यू किलो जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू अलग अलग डालेंगे, अलग अलग एनर्जीज हमें मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी होती है -3.4, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी होती है -1.51, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी होती है -0.85, फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी होती है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हाँ सर, अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं सर? मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूं, गैप दिखाना चाह रहा हूं। देखो पहले और दूसरे ऑर्बिट के बीच का गैप है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, मतलब गैप क्या है सर? है ठीक ठाक है।
दूसरे तीसरे के बीच का गैप कम हो गया, फिर गैप और कम हो गया, फिर गैप और कम हो गया। इसका मतलब हम न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं ना, ऑर्बिट का एनर्जी गैप कम होता जाता है सर। एनर्जी गैप कम, इसका 10.2 है, इसका 1.89 रह गया, इसका 0.66 रह गया, इसका 0.36 रह गया, ऊपर वाले का और ज्यादा कम आएगा। इसी के लिए स्पेसिंग जो है इनके बीच के एनर्जी लेवल के बीच की वो कम होते जाती है सर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आगे चल के कई सारे सवाल करने में आपको मदद करेगा। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट। अगर मान लो मैं दो ऑर्बिट ले लेता हूं, उन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालना चाहता हूं। जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ये ऑर्बिट N1 है और ये ऑर्बिट N2 है। इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस डेल्टा EN से निकाल सकते हैं क्या अपन? डेल्टा E से निकाल सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर डेल्टा EN से निकाल लो। डेल्टा EN से निकालोगे तो आप क्या बोलोगे सर? आप बोल दोगे सर एनर्जी ऑफ N1 माइनस एनर्जी ऑफ N2 या N2 माइनस N1 कर लो, दोनों में से किसी की एनर्जी माइनस कर लो। तो याद रखिएगा दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस जो है वो किसके बराबर आता है? वो आता है 13.6 Z²। अब आपको पता सर Z² और माइनस 13.6 ये तो कांस्टेंट रहेगा, बस ये वैल्यू बदलती है। तो दिस इज 1/N1² माइनस 1/N2²। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। यहां पे हमने जो एनर्जी निकाली है मैं आपको बता देता हूं वो क्या निकाली है सर। E ऑफ N2 में से हमने माइनस किया है एनर्जी ऑफ N1, मतलब इस ऑर्बिट के एनर्जी से इस ऑर्बिट के एनर्जी को सब्ट्रैक्ट किया है तो ये वैल्यू आई। 2 में से 1 को माइनस किया है तो ये वैल्यू आती है। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर आप N1 N2 नहीं लिखना चाहते हो तो मैं सीधा ऐसा लिख देता हूं कि यार इसको अपन सेकंड ऑर्बिट मान लेते हैं, E2 माइनस E1 कर लेते हैं। E2 माइनस E1 किया है जिसको अपन ने डेल्टा EN लिखा है। इज इट क्लियर? ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। दो टर्म और जिससे जेई मेन आजकल सवाल पूछ रहा है। एक सवाल तो जेई मेन्स ने पूछा जो कि गलत ही निकल गया, मतलब बोनस देना पड़ गया बेचारे जेई मेन्स को। वो था फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से। फ्रीक्वेंसी क्या है सर? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना भी एक कैसा मोशन है? आप बोलेंगे सर ये भी एक रिपीटेटिव मोशन है सर। और रिपीटेटिव मोशन में हम क्या फ्रीक्वेंसी वगैरह निकाल सकते हैं? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इज न्यू का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन सर्कमफेरेंस फॉर सर्कुलर मोशन। तो आप बोलेंगे सर हम ना प्रोपोर्शनैलिटी निकालेंगे कि ये Z और N मतलब आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट और एटॉमिक नंबर पे कैसे वेरी करता है। तो आप देखेंगे सर वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है किसके? आप बोलेंगे वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है Z/N के। और आपका रेडियस जो है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेडियस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है आपका N²/Z के। तो इसको यहां भेजा, इसको यहां भेजा, तो वेलोसिटी बाय रेडियस का रेशियो ही प्रोपोर्शनैलिटी किसका हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल हो जाता है Z²/N³ के। किसके? Z²/N³, जो कि फॉर्मूला आ गया। टाइम पीरियड रिवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा N³/Z² के। ठीक है, सीधा सवाल आएगा, डायरेक्टली अपन कर देंगे, कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। मैं साइड हो जाता हूं, अगर आपको नोट डाउन करना नोट डाउन कीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं ये सारे नोट्स जो आपके सामने हैं इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है सर। ये सब कुछ लिखा है मेहनत कर करके। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे सर ये तो सर लिख लिख के लाते हैं। नहीं भाई, तुम्हारे बैच में टाइम कम है, और अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो सच में कम है टाइम, है ना, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। इस वजह से आपके लिए ये सारे नोट्स मैंने तैयार किए हैं अपने हाथों से लिख लिख के। हाँ, रात भर बैठ के सारे नोट्स लिखे हैं। पता है क्यों? ताकि तुम्हें मैं वो सारी चीज़ें बहुत कॉन्साइज वे में दे सकूं। अगर मान लो मैं नॉर्मली पढ़ाता ना, कि मैं आके खुद लिखता, तो खुद लिखने में पहले तो लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। आपको ईमानदारी वाली बात बताता हूँ, पहले तो लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, और हमारे पास एक चैप्टर को करने के लिए 3 लेक्चर हैं भाई। उसमें क्वेश्चन भी हमें जेई मेंस के करने हैं। कितने क्वेश्चन किए हमने जेई मेंस के? खूब सारे किए ना। हमें क्वेश्चन भी जेई मेंस के करने हैं भाई। तो यही एक अच्छा उपाय है। दिस इज द बेस्ट सूटेड वे। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को लगे कि नहीं सर, प्रयास 1.0 में हम थे, 2.0 में थे, वहाँ तो हमें यार लिख लिख के पढ़ाया गया, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ लेक्चर्स भी एक बार आप कंपेयर करो, है ना। हाँ, अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, आप मान लो चौथी, पांचवी, छठी के बच्चे तो हो नहीं, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, कि आपको लगे नहीं नहीं यहाँ कुछ और मिल रहा है, वहाँ कुछ और मिल रहा है। भाई कंटेंट वही है, बस आपको ये चीज़ अपने दिमाग में लानी पड़ेगी कि टाइम के हिसाब से चीज़ों को बदलना पड़ता है। जैसी तैयारी आप 11th स्टैंडर्ड में होके करना स्टार्ट किया होगा, वो तैयारी अब आप अभी नहीं कर सकते ना यार। 11th स्टैंडर्ड में क्या होता था, अपन जाते थे, 1.5 घंटे क्लास होती थी, 1.5 घंटे क्लास में आराम आराम से पढ़ा। एक दिन अपन ने क्या पढ़ा? एक दिन अपन ने खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही पढ़ा। एक दिन अपन ने केवल बोहर एटॉमिक मॉडल का डेरिवेशन किया, बस डेरिवेशन किया। मैं भी यही कराता हूँ 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को, एक दिन केवल डेरिवेशन कराएंगे बस।
जिसमें हमने एनर्जी निकाल ली, ये निकाल लिया, वो निकाल लिया, बाकी कोई सवाल जवाब नहीं। लेकिन वहाँ चलता है सर ये चीज़, है ना। वहाँ पे हमारे पास 12 लेक्चर 15 लेक्चर होते हैं एक चैप्टर को कंप्लीट करने में। यहाँ पे हमारे पास 2 लेक्चर हैं और फिर 1 लेक्चर सवालों के लिए। तो इसी के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बढ़िया हैंडराइटिंग में लिखा है भाई। हाँ, मतलब मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, रात में ये सारे नोट्स तैयार करता हूँ आपके लिए खुद से, क्योंकि ये लिखना पड़ता है ना, स्मार्ट बोर्ड पे लिखना पड़ता है। तो ये नोट्स तैयार करता हूँ और उसके बाद अगले दिन सुबह क्लास रिकॉर्ड करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर, इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें सर, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होते हैं फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, उसको अपन जानेंगे। कुछ डेफिनेशंस हैं, दे आर मियर डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन है। सबसे पहला ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होता है सर? किसी भी एटम का पहला ऑर्बिट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट या पहला ऑर्बिट, है ना। हाँ, पहला ऑर्बिट। जैसे अपन एक टर्म बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना कि पहला प्यार, तो उसको ग्राउंड स्टेट का प्यार कह देंगे। पहला ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट कह देंगे या ग्राउंड स्टेट कह देंगे। दूसरे पॉइंट की बात करें, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है सर? किसी भी एटम में पहले प्यार को छोड़ के बाकी जो भी है, पहले ऑर्बिट को छोड़ के बाकी कोई सा भी ऑर्बिट हो, वो एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। क्या? ऑर्बिट अदर देन n बराबर 1। पहले ऑर्बिट को छोड़ के कोई सा भी ऑर्बिट हो, उसको अपन एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। n बराबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। फिर याद रखना, किसी एक्साइटेड स्टेट से ऑर्बिट नंबर निकालना है तो ऐड 1, एक ऐड कर दो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम n बराबर 1 की बात करें तो इसको अपन ग्राउंड स्टेट कहते हैं। एक्साइटेड स्टेट को मैं ES लिख दूंगा। n बराबर 2 को अपन एक्साइटेड स्टेट 1 कहते हैं। n बराबर 3 को अपन एक्साइटेड स्टेट 2 कहते हैं। तो आपसे बोले कि भैया एक्साइटेड स्टेट 2 में इलेक्ट्रॉन है तो कहां पे प्रेजेंट है? आप बोलोगे एक्साइटेड स्टेट 2 में एक जोड़ दो तो n बराबर 3 में प्रेजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर आप मैंने बोला कि भैया एक्साइटेड स्टेट 2 में इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या करेंगे? 2 में एक जोड़ देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर n बराबर 4 को एक्साइटेड स्टेट 3 बोल देंगे, n बराबर 5 को एक्साइटेड स्टेट 4 बोल देंगे। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे और इससे रिलेटेड खूब सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे आगे। अभी हम करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल कंप्लीट करने के बाद एक बार अपन जेई के सवालों पे चलेंगे, फिर वापस आएंगे बाकियों के टॉपिक पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए फिर इधर आते हैं। एक टर्म होता है जिसको अपन कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। वैसे तो आयनाइजेशन एनर्जी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आएगा उसमें भी आप आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे। बट अभी हम जो आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं वो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए डिफाइन कर रहे हैं। वहां जब आप पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट में तो आप पढ़ेंगे सारे एलिमेंट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी। अभी हम सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहे हैं और हम फिजिक्स के फॉर्मूले से आयनाइजेशन एनर्जी निकालने की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट n बराबर 1 से इंफिनिटी। ग्राउंड स्टेट से लिया, उसको इतनी एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को कि वो सीधा रॉकेट बन के निकल गया सर, रॉकेट बन के निकल गया। तो इस केस में n1 की वैल्यू 1 हो जाती है, n2 की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है। डेल्टा En का फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा En ही आयनाइजेशन एनर्जी होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब एनर्जी गैप ही, कहां से कहां तक सर? तो ये ग्राउंड स्टेट से कहां लेके जा रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन को? इंफिनिटी पे लेके जा रहे हैं, यहां से यहां। तो इसके बीच का डेल्टा En तो अपन निकाल ही सकते हैं ना, E2 माइनस En करेंगे। E2 माइनस En करेंगे तो अपन लिखते हैं क्या है? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 क्या है? कहां से शुरू किया था। n2 क्या है? कहां गए। याद रखिएगा, n1 इज कहां से स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रॉन कहां था। n2 क्या है? कहां इलेक्ट्रॉन गया। तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट किया था हमने फर्स्ट ऑर्बिट से, इलेक्ट्रॉन गया कहां? इन्फिनिटी पे। 1/infinity को 0 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ गई सर? आयनाइजेशन एनर्जी फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इज 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला याद रखिएगा, आरबीआई क्या है? फॉर एनी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसके फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, बस साइन पॉजिटिव होगा, या उसके फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी का मॉड लगा लो। एनर्जी का मॉड आप निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा सर? आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि उतनी एनर्जी लगेगी, जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी दे दोगे, इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएगा। सिंपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े मजेदार बात है ना। अगर ऐसा कभी लिखा हुआ हो तो ये बिल्कुल सही बात है सर। क्योंकि आप देखो ना, अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालें, किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, तो E1 अपन निकालते हैं। तो E1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन की वैल्यू 1 होगी, है ना, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी सर, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। तो ये कितना हो गया? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर। इतनी एनर्जी अगर अपन पॉजिटिव साइन में दे दे, साइन बदल दे बस, तो अपने पास क्या आ जाता है? देख लो, आयनाइजेशन एनर्जी आ जाती है सर। एक बारी साइड होता हूं, कॉपी कीजिए, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे।
चलिए आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। इसके बाद अपन आगे चलते हैं सर। तो ये बात हो गई है ना कि आप आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। अभी हम बेसिक डेफिनेशंस देख रहे हैं कुछ और बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद अगली एनर्जी जो होती है उसको अपन कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या है? अगर मान लो आप ग्राउंड स्टेट से, है ना, अगर मान लो आप ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे जाते हो, ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे गए, तो इस एनर्जी को हमने क्या बोला सर? आपने बोला इस एनर्जी को यहां पे जो डेल्टा EN है वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से ही इंफिनिटी पे जाए। अगर मैंने किसी एक एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को रख दिया है, मान लो मैंने n बराबर 4 में इलेक्ट्रॉन को रखा है, जिसको अपन कौन सा एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आप बोलोगे सर n बराबर 4 है। देखो पहली बार एक्साइट होकर 2 पे जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट 1 जो है 2 हो गया, है ना। अगर एक्साइटेड स्टेट का नंबर लिखना है तो n से 1 कम कर दो, अगर ऑर्बिट का नंबर लिखना है तो एक्साइटेड स्टेट में 1 छोड़ दो, सीधी बात है। तो अपन ने बोला सर यहां से भी तो इस इलेक्ट्रॉन को अपन इंफिनिटी पे लेके जा सकते हैं। यहां से लेके गए तो इसको अपन एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? एक्साइटेशन एनर्जी। क्या ये बात सही है? नहीं सर, दिस इज नॉट द केस। एक्साइटेशन एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से, ध्यान देना, ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में ले जाने में लगे। ग्राउंड स्टेट से एक्साइट किया तो जितनी एनर्जी लगी वो एक्साइटेशन एनर्जी है। तो डेफिनेशन क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n बराबर 1 यानी ग्राउंड स्टेट टू एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट n2, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में लेके चले जाओ। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमें पता है सर, एक्साइटेशन एनर्जी E लिख दिया, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 13.6 Z² इंटू 1 अपॉन N1, तो हमेशा 1 ही होगा, ग्राउंड स्टेट पे से ही लेके जाना है, तो 1 माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। तो सीधा सीधा ये वैल्यू रखेंगे, ये आ जाएगा। फिर अगली एनर्जी जो होती है वो होती है सेपरेशन एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी, SE या BE। ये क्या होता है सर? अब सुनना, आप बोलेंगे सर किसी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करवा देना, है ना, इसको अपन सेपरेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपरेशन एनर्जी। तो आपने बोला द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, उसको इन्फिनिटी पे लेके चले जाओ, उसको इन्फिनिटी पे लेके चले जाओ। यहाँ पे n1 की वैल्यू अलग अलग होगी सर। क्यों n1 की वैल्यू अलग अलग होगी? क्योंकि सीधी सीधी बात है सर, एक्साइटेड स्टेट में है इलेक्ट्रॉन तो n की वैल्यू कोई जरूरी नहीं है 1 हो, 1 तो होगी ही नहीं ना, कम से कम अगर एक भी एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू 2 तो होगी ही। तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया सेपरेशन एनर्जी बराबर 13.6 इंटू Z² अपॉन N1 का स्क्वायर। याद रखना, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजिशन, मतलब एक दूसरे से मिले हुए ट्रांजिशन के लिए अपन लिख सकते हैं क्या कि ट्रांजिशन एनर्जी, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी सर? ये आपका बराबर होगी एक्साइटेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी के। कैसे समझना सर? ये मान लो n बराबर 1 है, ये n बराबर कोई एक्साइटेड स्टेट है n2 और ये इन्फिनिटी है। तो मैंने बोला कि सर अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहां से इन्फिनिटी पे लेके जा रहा हूं तो दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी। आपने बोला हाँ सर। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस एक्साइटेड स्टेट पे लेके जा रहा हूं तो आपने बोला सर ये एक्साइटेशन एनर्जी है। यस सर। और एक्साइटेशन एनर्जी के बाद अगर मैंने इसको सेपरेशन कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकल गया। तो आप बोलोगे सर ये जो पूरा एनर्जी है ये इन दोनों एनर्जी का सम है। ये जो पूरा एनर्जी है ये इन दोनों एनर्जी का क्या है सर? सम है। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है। जनरली इससे रिलेटेड सवाल फिजिक्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप फिजिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स में इसको एक बार और पढ़ेंगे। बस मैंने कुछ बेसिक्स बता दिए। इसके बाद अपन आगे आते हैं और अब अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे चलेंगे जिसका नाम है रेडबर्ग्स फॉर्मूला। क्या नाम है? रेडबर्ग फॉर्मूला। रेडबर्ग साहब ने बोला कि यार देखो, इलेक्ट्रॉन जो है ना, दो एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है, इसको पूरा करने के लिए अपन यूज किसका कर सकते हैं सर? फोटोन का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? फोटोन का यूज कर सकते हैं। और फोटोन के लिए एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है? आप बोलेंगे सर ये बराबर होती है hc अपॉन लैम्डा या h न्यू के बराबर। तो रेडबर्ग साहब ने क्या किया? बोला कि हम फोटोन की मदद से इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके जा सकते हैं और जब इसी इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ये एक फोटोन एमिट कर देगा और इस फोटोन के वेवलेंथ से जो फॉर्मूला निकलेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? रेडबर्ग फॉर्मूला बोलेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है न्यू बार या फिर 1 अपॉन लैम्डा, वेव नंबर जिसको अपन कहते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा? R इंटू Z² इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। यहाँ पे R जो है रेडबर्ग कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 109,700 सेंटीमीटर इनवर्स। ये सेंटीमीटर इनवर्स है सर, ऐसा cm इनवर्स है, ठीक है। या फिर इसको अपन 1.1 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर इनवर्स भी लिख देते हैं।
यहां पे अगर आप देखेंगे आर का जो फॉर्मूला, आर की जो वैल्यू आती है वो किसके बराबर आती है सर? 2π² mk² e² ch³ और यहाँ पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, k आपको पता है सर वो कूलम लॉ का कांस्टेंट है, फिर e जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, c स्पीड ऑफ लाइट है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन अपन यूज कर सकते हैं 1/r की वैल्यू, क्योंकि अपने को तो लैम्डा निकालना पड़ेगा। लैम्डा निकालने का मतलब इस पूरी वैल्यू को अपन पलट देंगे, तो 1/r की वैल्यू अपन 912 एंगस्ट्रॉम ले सकते हैं फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो 1/r की वैल्यू अपन क्या कह सकते हैं? 912 ले सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये है बेसिकली फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से अपन एक्सप्लेनेशन देंगे किसका? स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अपन पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन इसी फॉर्मूले से देंगे। तो आइए अब चलते हैं स्पेक्ट्रम पे। स्पेक्ट्रम क्या होता है सर? तो अगर मैं किसी एटम की बात करूं या किसी मॉलिक्यूल की बात करूं तो स्पेक्ट्रम बेसिकली उसका डीएनए या फिंगरप्रिंट होता है। आप समझ लीजिए ये क्या होता है सर? फिंगरप्रिंट होता है किसी भी एटम का। और स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? हमने क्या किया सर? एक स्क्रीन ले लिया, हमने एक स्क्रीन ले लिया, इस स्क्रीन पे अपन ने क्या किया? लाइट पड़ने दी। लाइट पड़ने के बाद जो भी पैटर्न हमें ऑब्जर्व हुआ उसको अपन ने एक स्पेक्ट्रम का नाम दे दिया। अब कैसे कैसे स्पेक्ट्रम होते हैं आइए उसकी एक बार बात करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करें तो एक ऐसा स्पेक्ट्रम जहां पे एक कलर खत्म हो और दूसरा शुरू हो जाए, वो हमें पता ही ना चले, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है। जैसे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखाता हूं। इस वाले स्पेक्ट्रम को अगर आप देखें, ये भी एक स्पेक्ट्रम की ही तरह है ना, ये भी एक स्पेक्ट्रम की ही तरह। इसमें अगर आप देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे सर? सुनिए मेरी बात कि सर यहां पे देखो ये रेड कलर है, देखते जाना। रेड कहां खत्म हुआ और कहां ऑरेंज शुरू हुआ, इसके लिए मैं एग्जैक्ट फाइन लाइन नहीं डिफाइन कर सकता। आगे बात करते हैं। सर ये येलो कलर है, आपने बोला ठीक है, येलो कहां खत्म हुआ और कहां ग्रीन स्टार्ट हुआ, एग्जैक्ट कोई लाइन इसके लिए नहीं है सर। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे स्पेक्ट्रम को अपन कंटिन्यूअस बोलते हैं, जहां पे हम डिफरेंशिएट ना कर पाए कि एक कलर कंप्लीटली कहां पे खत्म हुआ और दूसरा कलर कंप्लीटली कहां पे शुरू हुआ। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कलर आते गए, कहीं गैप ही नहीं है, कहीं गैप ही नहीं है। इसको अपन ने बोल दिया कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या मेरी बात क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ सर। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्या होता है सर? तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से होता है। जैसे आप देखो, मान लो ये एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे आप देख रहे हो मैंने ऊपर नीचे कर दिया है। अब ये जो ऊपर वाला भाग है ना, इसको अपन मान लेते हैं कि आपको यहां लाइट दिख रही है, यहां डार्कनेस दिख रहा है। जो अंदर है ना, जो अंदर है उस पर डार्कनेस है, जो बाहर है उस पर लाइट दिख रहा है। तो आप बोलोगे अच्छा सर इसका मतलब कहीं पे लाइट है, कहीं पे डार्कनेस, कहीं पे लाइट, कहीं पे डार्कनेस, कहीं पे लाइट, कहीं पे डार्कनेस, कहीं पे लाइट, कहीं पे डार्कनेस। अगर ऐसा दिख रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि ओके ये एक डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। जैसे रेनबो एग्जांपल है, सनलाइट को प्रिज्म से पास करो, ये सब क्या है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम हमें कब देखने को मिलेगा अभी उसकी बात करेंगे। फिर आगे अगर अपन बात करें तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में तो नहीं पढ़ना है हमें। एटम और मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होता है, तो अपन पूरा फोकस लेके आते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम पे। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की बात करें तो दो तरीके का स्पेक्ट्रम हो सकता है, एक एब्जॉर्प्शन का, एक एमिशन का। एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम क्या होगा सर? तो आप बोलेंगे एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम बहुत ही सिंपल है। मान लो यहां से व्हाइट लाइट जा रही है, क्या जा रही है सर? व्हाइट लाइट जा रही है, एच न्यू व्हाइट लाइट, ठीक है। यहां पे मैंने एक सैंपल ऑफ एटम रखा, हाइड्रोजन एटम रखा। इसमें क्या था? विबग्योर था, सारे के सारे कलर थे इसमें। हुआ क्या सर? इसमें जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट थे उनको एनर्जी गैप, उनका जो एनर्जी गैप था दो ऑर्बिट के बीच का, वो मान लेते हैं इंडिगो की फ्रीक्वेंसी से मैच करता था और येलो की फ्रीक्वेंसी से मैच करता था। तो जैसे ही हमने ये व्हाइट लाइट यहां से पार की ना, तो इंडिगो और आपका येलो कलर एब्जॉर्ब हो गया सर। क्या हो गया? एब्जॉर्ब। तो अब जब आप यहां से स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे, तो आपको वॉयलेट मिलेगा, फिर आपको एक डार्क पैच मिलेगा, फिर आपको ब्लू मिलेगा, फिर आपको ग्रीन मिलेगा, फिर आपको एक डार्क पैच मिलेगा, फिर आपको ऑरेंज मिलेगा, फिर आपको रेड मिलेगा। इन दोनों जगह पे आपको डार्कनेस मिलेगा और इसी को अपन ने बोल दिया डिस्क्रीट हो चुका है। अब ये टूटा हुआ स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है सर। ऐसा होता है एटम का स्पेक्ट्रम देखने में। तो आपने बोला सर ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। एब्जॉर्प्शन क्यों? क्योंकि इसने लाइट के कुछ कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर दिया, बाकी को पार होने दे दिया।
फिर आप बोलेंगे सर एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो एमिशन स्पेक्ट्रम में अब हमने फिर से हाइड्रोजन एटम का सैंपल लिया। किसका सैंपल लिया सर? हाइड्रोजन एटम का सैंपल। लेकिन ये जो सैंपल लिया है ये एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम है। कैसे है? एक्साइटेड H एटम है। एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम का मतलब है, आप समझ लो कि ऊपर से जो एक्साइट किया था ना वही, कि ऐसे हाइड्रोजन एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है, एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है। इसके सामने जब हम स्क्रीन रखेंगे, अब हम कोई लाइट लेके नहीं आ रहे, इसके सामने जब हम स्क्रीन रखेंगे, मान लो यही एक्साइटेड स्टेट था, अब लाइट बंद कर दी। लाइट बंद करने के बाद जितने भी एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम होंगे, जितने भी एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाहेंगे। अपने आप आ जाएंगे सर। एनर्जी जब तक मिल रही है तब तक ऊपर है, फिर नीचे आ जाएंगे एनर्जी, और जब ये नीचे आएंगे तो ये एनर्जी एमिट करेंगे। अब जब ये एनर्जी एमिट कर रहे हैं तो अब ये क्या एमिट करेंगे सर? आप बोलोगे अब ये इंडिगो एंड वॉयलेट कलर की लाइट को एमिट, सॉरी इंडिगो और येलो कलर की लाइट को ये एमिट करेंगे सर। और हमें यहाँ पे इंडिगो कलर देखने को मिलेगा और हमें यहाँ पे वॉयलेट कलर देखने को मिलेगा। बाकी सभी जगह पे ब्लैक स्पॉट होगा। बाकी सभी जगह पे क्या होगा सर? डार्क स्पॉट होगा, मतलब कुछ कलर नहीं दिखेगा। इसको अपन ने क्या बोल दिया? इसको अपन ने एमिशन स्पेक्ट्रम बोला। इसको अपन ने एमिशन स्पेक्ट्रम बोला। ये भी डिसकंटिन्यूअस है, देख सकते हो ना कैसे डिसकंटिन्यूअस है सर। ब्लैक स्पॉट है, फिर कलर है, फिर ब्लैक स्पॉट, फिर कलर, फिर ब्लैक स्पॉट, तो डिसकंटिन्यूअस है, एक साथ कलर कंटिन्यूड नहीं है। आगे बात करते हैं, अब सुनिएगा आराम से। फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दो तरीके के हो सकते हैं, लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम भी दो तरीके के हो सकते हैं, लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम। और अगर अपन बात करें जो एटम, अगर मान लो यहां पे मैंने एटम रखा होता तो हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, चाहे एब्जॉर्प्शन में चले चाहे एमिशन में चले। यही अगर अपन मॉलिक्यूल रखे होते तो हमें बैंड मिलता। लाइन का मतलब है पतली लाइन कलर की और पतली लाइन ब्लैक, ठीक है? पतली लाइन कलर की, पतली लाइन ब्लैक, फिर कलर, फिर ब्लैक, फिर कलर, फिर ब्लैक, फिर कलर, फिर ब्लैक, इस तरीके से। इसको अपन लाइन स्पेक्ट्रम बोल देंगे। क्या बोल देंगे सर? लाइन स्पेक्ट्रम बोल देंगे। एटम के केस में ऐसे ही लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। मॉलिक्यूल के केस में यही जो लाइन स्पेक्ट्रम है ना, ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है सर? यही थोड़ा सा मोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है सर? ये थोड़ा मोटा सा हो जाता है। तो उसको अपन कई सारे लाइन मिलके एक बैंड बना लेते हैं, मोटी पट्टी दिखती है तो उसको अपन बैंड स्पेक्ट्रम कह देते हैं सर। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। एमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और एनर्जी एमिट कर रहा होगा, बस यही पढ़ना है सर। इसकी बात करें लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम की, तो ईच वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड टू वन स्पेक्ट्रल लाइन। एक स्पेक्ट्रल लाइन हमें हर वेवलेंथ पे मिलेगी, अलग अलग, है ना? हर अलग, एक अलग वेवलेंथ के लिए एक अलग स्पेक्ट्रल लाइन होगी। स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगी सर? वो हम कॉपी में बनाएंगे तो उसको स्पेक्ट्रल लाइन कह देते हैं। कॉपी में जो हमें दिखेगा कि अच्छा देखो ये वेवलेंथ है, एक अलग वेवलेंथ है, तो वो एक स्पेक्ट्रल लाइन कहलाएगा। आगे चलते हैं सर, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ सीरीज होती है, उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। सीरियल नंबर लिख दिया, यहाँ पे नेम लिख दिया, यहाँ पे N1 लिख दिया, यहाँ पे N2 लिख दिया, है ना? आपको पता है सर ये सभी एमिशन स्पेक्ट्रम है। क्या है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सभी के सभी एमिशन स्पेक्ट्रम है। एमिशन होने का मतलब क्या है सर? आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आ रहा है। सबसे पहले अगर अपन बात करें लाइमन सीरीज की, तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे, N1 क्या है याद रखना। स्पेक्ट्रम की जब हम बात करेंगे तो N1 क्या हो जाएगा सर? एमिशन में इलेक्ट्रॉन कहां आया, कहां आया। और N2 क्या होता है सर? N2 होता है कहां से चला था, कहां से चला था। मतलब अगर मैं ट्रेन के रिजर्वेशन की भाषा में कहूं तो आपका ये हो जाएगा N1 क्या है सर? अराइवल, आप कहां अराइव करना चाहते हो। और N2 क्या है सर? आपका डिपार्चर, किस स्टेशन से आप डिपार्ट करोगे, किस स्टेशन से आप ट्रेन में बैठोगे, है ना? हाँ, तो बस यही बात है सर यहाँ पे। तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन किसी भी हाइयर ऑर्बिट से N1 पे आता है, फर्स्ट ऑर्बिट पे आता है। बामर में 2 सेकेंड पे, पास्चन से 3rd पे, ब्रैकेट में 4th पे, पी फंड पे 5th पे और हम्फरी पे 6th पे। हमारे सिलेबस में हमें ये कुछ ऊपर के 3-4 स्पेक्ट्रम ही पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा बाकी तो पढ़ने भी नहीं। लेकिन अब मेरी बात सुना जो मैं कह रहा हूं सर। अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, टाइप ऑफ रेडिएशन फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो ये बात याद रखिएगा सर, हाइड्रोजन एटम के केस में लाइमन सीरीज की लाइन जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। मतलब यहां से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं ना यार,
यहां से हम वेवलेंथ तो निकाल ही सकते हैं, जो वेवलेंथ आएगी वो अल्ट्रावायलेट रीजन की आती है। सिर्फ और सिर्फ बामर सीरीज ऐसी है जहां पे आपको विजिबल रीजन में लाइट देखने को मिलती है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हमफरी, इन सभी में आईआर बोले तो इंफ्रारेड रीजन में आपको लाइट देखने को मिलती है। क्लियर है? इसको सॉल्व करने के लिए वही इक्वेशन काम में आता है सर कि कितनी वेवलेंथ की लाइट निकल रही है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 1/λ जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यही फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला अलग नहीं है, फॉर्मूला यही रेडबर्ग फॉर्मूला ही यूज करके अपन एक्सप्लेन करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए इसके रिगार्डिंग कुछ टर्म्स हैं, उसको ध्यान से अपन पढ़ते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। सबसे पहली बात ध्यान से इत्मीनान से सुनिएगा और समझते जाइएगा। सबसे पहले टर्म की अगर अपन बात करें तो अल्फा लाइन, बीटा लाइन और गामा लाइन। अल्फा का मतलब होता है किसी भी सीरीज का, चाहे लाइमन हो, बामल हो, पाश्चन हो, ब्रैकेट हो, फर्स्ट लाइन को अल्फा लाइन कहेंगे, सेकंड लाइन को बीटा लाइन कहेंगे, थर्ड लाइन को गामा लाइन कहेंगे। तो फर्स्ट लाइन को अपन क्या कहेंगे सर, अल्फा लाइन। फर्स्ट लाइन कब होगा, जब आप बोलोगे n1 माइनस n2 की वैल्यू 1 आ जाए, सबसे पास के ट्रांजिशन को, सबसे पास के ट्रांजिशन को। सर बीटा लाइन क्या होगा, सेकंड लाइन होगा। सेकंड लाइन मतलब n2 माइनस n1 की वैल्यू 2 आनी चाहिए। जैसे मान लो अगर अपन बात करें सर बार्मर सीरीज के लिए बीटा लाइन कौन सी होगी, तो आप बार्मर सीरीज के लिए बोलोगे सर ये देखो n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है, ये n बराबर 5 है। अगर 3 से 2 पे आया तो अल्फा लाइन, 4 से 2 पे आया तो बीटा लाइन, 5 से 2 पे आया तो गामा लाइन। इस तरीके से तो गामा लाइन तीसरी लाइन हो जाएगी। अगला पॉइंट याद रखना, लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। कभी भी अगर आपको मैक्सिमम एनर्जी की लाइन चाहिए तो उस केस में वेवलेंथ मिनिमम होगा। और वेवलेंथ मिनिमम कब होगा, जब ट्रांजिशन जो है ना, या एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब ट्रांजिशन क्या हो आपका जो क्या कहते हैं सॉरी वेवलेंथ मिनिमम यानी कि एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब ट्रांजिशन मैक्सिमम डिस्टेंस का हो, सबसे दूर का, है ना, फारदेस्ट ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी सबसे ज्यादा होगी सर, फारदेस्ट होगा। और अगर अपन बात करें मिनिमम एनर्जी कहो या फिर मैक्सिमम वेवलेंथ कहो, उस केस में आप अल्फा लाइन पे जाएंगे। अल्फा लाइन हमेशा सबसे कम एनर्जी गैप का लाइन होगा और साथ ही साथ ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ का लाइन होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है सर एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है ना। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है सर। तो ये हो गई कुछ बातें, इसको कॉपी कीजिए, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं सर। तो चलिए, आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। इसके बाद अपन आगे चलते हैं सर। फिर अगर अपन आगे बात करें कि फॉर्मूला हमें निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो पॉसिबल है किसी भी ट्रांजिशन में, है ना, किसी भी ट्रांजिशन में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अगर आपको निकालनी है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सुनते जाइए, समझते जाइए एक एक करके। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सीरीज की लाइन निकालनी, लाइमन की, बामर की, पाश्चन की, अलग अलग किसी सीरीज की, तो उसका फॉर्मूला है n2 माइनस n1, जहां पे n1 सबके लिए फिक्स होता है सर, आप सभी को पता है। लेकिन अगर आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल, है ना, इट इंक्लूड्स लाइन इन ऑल सीरीज। और ये कैसी लाइन है सर, ये यूनिक, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, यूनिक लाइंस की अपन बात कर रहे हैं, है ना, यूनिक लाइंस की अपन बात कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2। इस फॉर्मूले से अपन ये वैल्यू निकाल सकते हैं। आते हैं अपन लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल पे। बहुत सारा बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि n बराबर 4 से, है ना, n बराबर 4 से मैं n बराबर 1 पे आना चाहता हूं, तो कितने पॉसिबल ट्रांजिशंस होंगे, कितने पॉसिबल ट्रांजिशंस होंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अपन 4 से 1 पे आ सकते हैं, फिर अपन 3 से 1 पे आ सकते हैं, फिर 2 से 1 पे आ सकते हैं। ये हो गई 3, कौन से सीरीज में, लाइमन सीरीज में। फिर अपन क्या कर सकते हैं सर, 4 से 2 पे आ सकते हैं और 3 से 2 पे आ सकते हैं। ये कौन कितने हो गए सर, 2 हो गए किसमें, बामर सीरीज में। फिर अपन क्या कर सकते हैं सर, 4 से 3 पे आ सकते हैं। यही यूनिक ट्रांजिशंस हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन आप कोई भी करोगे वो रेपिटेटिव होगी सर, वो सारी की सारी ट्रांजिशन रेपिटेटिव ही होगी। तो टोटल 3, 2 और इसमें 1, टोटल 6 ट्रांजिशन पॉसिबल है। हम फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला ये कहता है। फॉर्मूला की बात करें तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला कहता है n2 माइनस n1 दैट इज 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या आ गया सर, 4/2 करेंगे तो 2, 3 2 जा 6 हमारा आंसर, और यहाँ का आंसर मैच कर रहा है। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं।
लिमिटेशंस की बात करते हैं। सबसे पहला ओनली एक्सप्लेन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये तो बहुत बड़ा इसका लिमिटेशन है। दूसरे की बात करें, डज नॉट एक्सप्लेन MVR बराबर NH/2 MVR को आपने एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपने NH/2 कैसे रखा, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। और डज नॉट एक्सप्लेन जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट, जीमन और स्टार्क इफेक्ट के बारे में भी इन्होंने नहीं बताया। जीमन स्टार्क इफेक्ट के बारे में हमारे सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं जानना है, बट जितनी बातें जाननी वो समझ लो। बेसिकली होता क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन जो है ना स्प्लिट कर जाती है। जैसे हमें लग रहा है कि स्पेक्ट्रल लाइन 4 से जाना चाहिए n बराबर या 3 से जाना चाहिए, बट जब आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे ना स्पेक्ट्रल लाइंस को, तो आपको देखने में लगेगा कि अबे यार ये तो 3.5 से स्पेक्ट्रल लाइन निकल रही है। यहां से कैसे निकल सकती है, इसको अपन स्प्लिटिंग ऑफ क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है सर आयरन मैन टोनी स्टार्क है ना, हाँ, तो अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क इफेक्ट कहलाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड में मैग है ना, मैग्नेटिक MA, तो जी मैन इफेक्ट कहला जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में मैन इफेक्ट है ना, ये बात याद रखना, बस ये इफेक्ट याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा होता है और मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा। आप सवाल सारे कर देंगे, इसके अलावा इस पॉइंट से रिलेटेड और कोई सवाल आने वाला नहीं है। तो इन सब कमियों को देखते हुए एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्रॉगली साहब, और डी ब्रॉगली साहब ने अपनी डुअलिटी थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी, डुअलिटी की थ्योरी दी, जिसको अपन कहते हैं डी ब्रॉगलीज डुअलिटी। इन्होंने क्या बोला, इन 10th स्टैंडर्ड 10वीं कक्षा में हमने पढ़ा था क्या कि डुअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट का डुअल नेचर होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे सर, डी ब्रॉगली एक्सप्लेन डुअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर के डुअल नेचर के बारे में बताया। मैटर क्या होता है पहले वो सुन लो। किसी भी मैटर का दो नेचर होगा, एक तो पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। सर किसी के पास पार्टिकल नेचर है, इसको कौन एक्सप्लेन करता है, तो अगर किसी चीज के पास मास है तो उसके पास पार्टिकल नेचर है, काइनेटिक एनर्जी है तो भी पार्टिकल नेचर है, मोमेंटम है तो भी पार्टिकल नेचर है। आप बोलोगे सर इन सब का जेस्ट तो यही है कि मास होना चाहिए, कैसे, देखो अबे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर 12mv²। अगर किसी के पास मास ही नहीं है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी। सर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर किसी के पास मास ही नहीं है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो काइनेटिक एनर्जी तो के लिए मास का होना जरूरी है सर, पार्टिकल नेचर के लिए मास का होना जरूरी है। वहीं अगर हम वेव नेचर की बात करें तो वेव नेचर में वेवलेंथ हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है, फिर आपका एम्पलीट्यूड होगा, ये सारी चीजें होंगी तो उसको अपन वेव नेचर कहेंगे। डी ब्रॉगली साहब ने बोला कि हर एक मैटर के लिए, हर एक मैटर वेव के फॉर्म में चलता है ना, और इसको अपन क्या कहते हैं, इस वेव को फॉर मैटर वी कॉल इट मैटर वेव्स, मैटर वेव्स कहते हैं सर अपन। और मैटर वेव्स जो है, मतलब आप कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो ये बॉल मैंने इस तरीके से फेंक के मारी, ये बॉल आप देख रहे हो, इस बॉल को अगर मैंने इस तरीके से ऐसे फेंक के मारा तो ये सीधा नहीं जाएगा, ये वेव के फॉर्म में जाएगा, ऐसे 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 करके जा रहा होगा। क्या हमें ऐसे जाता हुआ दिखता है, क्या हमें कार ऐसे ऐसे जाता हुआ दिखता है, नहीं सर, हमें तो सीधा जाता हुआ दिखता है। तो इन्होंने बोला कि यार देखो ये मैटर वेव्स जो है ना, ये जो है मैटर वेव जो है ये सिग्निफिकेंट किसके लिए है, तो इट इज ओनली सिग्निफिकेंट फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंट है, लाइक इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंट है, बाकी के लिए सिग्निफिकेंट नहीं होता। मतलब उससे रिलेटेड वेवलेंथ इतनी छोटी आएगी कि आपको ओरिजिनलिटी में, आपको रियलिटी में वेवलेंथ पे कोई पंगा या कोई चक्कर देखने को मिलेगा ही नहीं। फिर इन्होंने बोला, एक पहले अपना फॉर्मूला दिया इन्होंने। फॉर्मूला क्या दिया कि देखो यार लैम्डा जो है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा H/mv के बराबर। किसके बराबर, लैम्डा जो है वो H/mv के बराबर हो जाएगा। लोगों ने बोला ठीक है लैम्डा H/mv के बराबर हो जाएगा। अब लैम्डा H/mv से रिलेटेड इतने सारे इक्वेशन निकाले जहां पे ये लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। अभी जो हम पीछे लैम्डा पढ़ रहे थे वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला लैम्डा था, है ना, फोटोन का लैम्डा था। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, मतलब ये फोटोन नहीं है, ये किसी मैटर का कोई एक मैटर, कोई एक ऐसी चीज जिसके पास मास है, चाहे बहुत कम ही क्यों ना हो, है ना, उसके लिए वेव नेचर को बताता है। अब आप बोलोगे सर इसके क्या क्या फॉर्मूले हैं, तो सबसे पहला H/mv, दूसरा फॉर्मूला H/p, क्योंकि अपन मास को, है ना, मतलब मोमेंटम m इंटू वी को मोमेंटम p लिख सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला है सर H/√2m ke, जहां पे k
ई क्या है सर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देख लो यहां लिखा है मास, एम इज मास, पी इज मोमेंटम, वी इज वेलोसिटी, क्यू इज चार्ज, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। के की बात करें तो के ई क्या है सर, के ई इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और अगर अपन यहां पे आगे देखते जाएं तो अब आगे फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा है सर कि ये अपने पास H/√2m/QV भी होता है। क्यों? क्योंकि सर हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके बराबर हो जाता है सर, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ये मैंने पढ़ाया था ना कि सर एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी Q टाइम्स V होता है, बट यही कन्वर्ट हो जाता है फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो ये लिख दिया। फिर अगर अपन बात करें तो इस फॉर्मूले में मैं अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग चार्ज रखूंगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट किया, इसमें मास भी पुट किया, प्रोटॉन का चार्ज और मास पुट किया, न्यूट्रॉन का चार्ज और मास पुट किया, ये सब किया हमने। तो उसके हिसाब से हमारे पास आता है, देखो ये वैल्यू जो है दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन। सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आपको निकालना है तो आप इलेक्ट्रॉन के लिए सीधा वेवलेंथ निकाल सकते हैं अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। इस वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू आपको सीधा सीधा प्रोटॉन के लिए वैल्यू निकाल के देगी। किसके लिए? फॉर अ प्रोटॉन। और ये वाली वैल्यू आपको सीधा सीधा वैल्यू निकाल के देगी फॉर एन अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल के लिए वैल्यू है। न्यूट्रॉन के लिए तो इसका कोई सेंस ही नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए भी आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ इस डायरेक्ट आरबीआई वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये सारा का सारा वेरिएशन है जो आपको देखने को मिलेगा किससे रिलेटेड, आपके डी ब्रॉगली डुअलिटी वाले प्रिंसिपल से रिलेटेड। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसमें आपको ना कोई डाउट होगा, ना कोई परेशानी, ना कोई समस्या, ठीक है। लैम्डा की बात करें तो ऊपर वाले फॉर्मूले पे जो पीछे लिखा था, पीछे में लैम्डा हियर इज वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, ठीक है। आरबीआई लैम्डा फॉर हैवियर पार्टिकल इज वेरी स्मॉल एंड इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, तभी कार, बॉल, फुटबॉल है ना, ऐसी बड़ी चीजों के लिए हम मैटर वेव का वेवलेंथ नहीं निकालते। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी लिखा दिया है। अब हम आते हैं सर, है ना, अगले पॉइंट पे। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट इन फॉर्म ऑफ वेव। इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में वेव के फॉर्म में घूमता है और नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहना क्या चाहता है कि एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव के फॉर्म में घूमता है। जैसे मान लो ये n बराबर 3 है, तो n बराबर 3 में इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल नहीं घूमेगा। डी ब्रॉगली साहब ने बोला कि वो ना वेव के फॉर्म में चलेगा। तो एक बार आया क्रेस्ट, एक बार आया ट्रफ, फिर एक बार आया क्रेस्ट, एक बार आया ट्रफ, फिर एक बार आया क्रेस्ट, एक बार आया ट्रफ। तो आपने बोला सर कितने वेव्स बने हैं इसमें, तो आप बोलोगे सर कितने वेव्स बने हैं निकालने के लिए अपन क्या करेंगे सर, अपन कितने वेवलेंथ है वो निकाल लेंगे। एक, ये दूसरा वेवलेंथ, ये तीसरा, तो टोटल कितने वेवलेंथ है सर यहाँ पे? टोटल यहाँ पे 3 वेवलेंथ देखने को मिले, है ना। 3 वेवलेंथ देखने को मिले, मतलब ये ऑर्बिट थर्ड है। अगर यही फोर्थ ऑर्बिट बनाते तो फोर्थ ऑर्बिट में कितने वेव्स होते? आप बोलते सर फोर्थ ऑर्बिट में तो 4 वेव हो जाते। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, इसको 4 हिस्सों में बांट देंगे और चारों हिस्सों में एक एक वेव कंप्लीट कर देंगे। क्रेस्ट ट्रफ एक वेव हो गया, क्रेस्ट ट्रफ एक वेव हो गया, क्रेस्ट ट्रफ एक वेव हो गया, क्रेस्ट ट्रफ एक वेव हो गया। तो ये 4 वेव्स हो गए। इसका मतलब ये n बराबर 4 का है। कभी भी आपको, हमेशा कभी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि इंटीग्रल मल्टीपल के अलावा कोई और नंबर ऑफ वेव्स बन रहा हो। नहीं बन सकता है सर। अगर ऐसा किसी ऑर्बिट में बन रहा है तो वो ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 2.5 वेव्स बनेगा, नहीं बनेगा। या तो इलेक्ट्रॉन एक बनाएगा, या 2 वेव्स बनाएंगे, या 3 वेव्स बना सकते हैं, या 4 या 5 या 6। इंटीग्रल मल्टीपल में ही वेव्स अपन इलेक्ट्रॉन बनाते हुए देखने को मिलेंगे। और इसी से आगे चल के प्रूफ हुआ क्या, mvr बराबर NH/2π, वो इसी लाइन ने प्रूव किया। फिर अपन चलते हैं HUP यानी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। ये क्या कहता है सर? ये सिंपल ये कहता है कि, मैं स्टेटमेंट बता देता हूं, द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड प्रिसाइजली, है ना, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंगली। हम दोनों को एक साथ, पोजीशन को भी और मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दोनों को एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। किसी ना किसी एक के मेजरमेंट में गलती होगी ही, किसी ना किसी एक के मेजरमेंट में कोई ना कोई गलती होगी ही। जैसे एग्जांपल के लिए अब कैसे निकालेंगे सर? तो इसके 3-4 फॉर्मूले होते हैं। क्या? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, जहां पे डेल्टा एक्स एरर इन मेजरमेंट या अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन है,
डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, ये ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 होगा। फिर डेल्टा एक्स के जगह, डेल्टा पी के जगह हम क्या लिख सकते हैं सर, मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। हमें पता है सर मास तो चेंज होता नहीं है, वेलोसिटी में ही अपन कोई ना कोई गलती करेंगे, तो इस तरीके से अपने पास डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 आ जाएगा। और इसका एक और रिलेशन होता है जो मैं यहाँ प्रूफ तो नहीं करके अभी समय लगाने वाला, बस आपको बता देने वाला हूँ कि डेल्टा ई मतलब uncertainty in measurement of energy into uncertainty in measurement of time is also greater than equal to h upon 2 pi, ये सॉरी h upon 4 pi, ये सारे के सारे रिलेशन है सर। डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा ई अनसर्टेनिटी इन एनर्जी और डेल्टा टी अनसर्टेनिटी इन टाइम मेजरमेंट, ये सारे के सारी बातें हैं सर। तो इसी के साथ हमारा हाइजेनबर्ग साहब और क्या कहते हैं डी ब्रॉगली साहब के बाद हमें पता चला कि एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता है, वो वेव के फॉर्म में घूमता है, और वेव के फॉर्म में भी हम उसका पोजीशन और मोमेंटम दोनों, या वो वेलोसिटी कह लो, दोनों एक साथ प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते एक्यूरेटली। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत ज्यादा पता है नहीं सर, बहुत ज़्यादा पता नहीं है। तो अब हम पूरी तरीके से शिफ्ट कर जाते हैं किस पे, हम शिफ्ट कर जाते हैं प्रोबेबिलिटीज़ की बात करने पे। और प्रोबेबिलिटीज़ की बात करने के लिए जो मॉडल आता है एटम का, जो लास्ट मॉडल अब जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। अब हम एटम को क्वांटाइज करके उसके बारे में सारी बातें पढ़ने वाले हैं। तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम पर। चलिए, आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब हम आ जाते हैं किस पे सर, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की खास बात यह है कि यह मानता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन को अपन खोज नहीं सकते। एविडेंस इसका क्या है सर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली दोनों इनको क्या कहते हैं, सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हम बार बार यूज करेंगे, साई, ये साई लिखा हुआ है ऐसा त्रिशूल नुमा जो बना हुआ है, इसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। मतलब ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन का वेव किस तरीके से चल रहा है वो रिप्रेजेंट करेगा। फिर अगर कभी आपको मॉड ऑफ साई लिखा हुआ हो तो इसका मतलब हम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेव है तो वेव का एम्पलीट्यूड होगा, उसकी बात कर रहे हैं। और साई की बात करें तो साई जो है वो तीन चीज का फंक्शन होता है, किसका, आर, थीटा और फाई का। जहां पे आर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है, थीटा और फाई एंगल्स होते हैं इन डिफरेंट प्लेन्स। आगे बात करते हैं साई को अगर अपन सॉल्व करें, है ना, ये क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन का कोई वैल्यू भी आएगी, कोई एक्सप्रेशन भी होगा, तो साई ऑफ आर थीटा फाई, जैसे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स ये एक वेरिएबल में फंक्शन है। अगर मान लो दो वेरिएबल में फंक्शन होता तो अपन क्या लिखते हैं, अपन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अगर तीन वेरिएबल में होता तो अपन लिखते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि थ्री डायमेंशन में पाया जाता है तो थ्री डायमेंशन में पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए एक डिस्टेंस और दो एंगल चाहिए होता है, इसी के लिए अपन ने लिखा साई ऑफ आर थीटा एंड फाई। ये किसके बराबर है सर, तो आप बोलेंगे एफ ऑफ आर मतलब रेडियल फंक्शन जिसको रेडियल पार्ट बोलते हैं, फिर एफ ऑफ थीटा एंड एफ ऑफ फाई, इन दोनों को अपन एंगुलर पार्ट बोलते हैं, इधर वाले को रेडियल पार्ट। रेडियल पार्ट ऑफ साई जो है वो n और l दो क्वांटम नंबर, छोटा n और छोटे l पर डिपेंड करता है, जो दो क्वांटम नंबर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। वहीं अगर अपन बात करें एंगुलर पार्ट ऑफ साई, ये l और m l पर डिपेंड करता है, ये भी दो क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, l और m बोल सकते हैं इसको, ml को m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम देखें कि ये पूरा का पूरा जो साई है इसमें टोटल तीन क्वांटम नंबर्स आते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजिमुथल क्वांटम नंबर l और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर n। चौथा क्वांटम नंबर साई से निकल के नहीं आया, ये बाद में लेकर के आया गया। फिर साई स्क्वायर की बात करें तो इसको अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और बाइटल वो जगह होता है जहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और नोड वो जगह होती है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो, उसको अपन नोड कह देते हैं। तो साई स्क्वायर जीरो होगा तो नोड कहलाएगा, साई स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो ऑर्बिटल कहलाएगा। तो ऑर्बिटल क्या है, बेसिकली वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। इलेक्ट्रॉन मिले ना मिले की बात नहीं हो रही, प्रोबेबिलिटी की अब चर्चाएं होनी शुरू हो जाएंगी सर। इसके बाद अपन चलते हैं सर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर साहब थे जिन्होंने साई को सॉल्व करके एक इक्वेशन डिराइव किया, और ये इक्वेशन क्या था सर, ये इक्वेशन बड़ा ही सिंपल तो नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट है देखने में आसान। डी
स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर। अब डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर का मतलब है यहां पे हमने डबल डिफरेंशिएशन कर रखा है सर, 2 बार डिफरेंशिएट किया है। फिर डी स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर, मतलब साई को एक्स वाई और जेड तीनों के टर्म्स में 2 बार डिफरेंशिएट किया है ना, और प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई बराबर 0। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया है। इसको हम 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ दिस वेव निकलेगा। सॉल्यूशन निकालने में 3 हमारे पास क्या आते हैं सर, वे कांस्टेंट्स आते हैं। वही 3 कांस्टेंट आगे चल के 3 क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। ई यहां पे है सर, ई टोटल एनर्जी, वी यहां पे है पोटेंशियल एनर्जी। आगे बात करें, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स साई बराबर दिस कि साई एक तो आर का फंक्शन, एक थीटा का फंक्शन और एक फाई का फंक्शन। आर जो रेडियल पार्ट का फंक्शन है वो 2 क्वांटम नंबर एन और एल पे डिपेंड करता है। थीटा 2 क्वांटम नंबर एल और एम पे डिपेंड करता है, और फाई सिर्फ और सिर्फ एम पे डिपेंड करता है। मतलब ये 3 क्वांटम नंबर्स हैं, 3 वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं। फिर नोड्स की बात करें, क्या होते हैं नोड्स, तो 2 तरीके के नोड हैं हमारे पास, एक तो रेडियल नोड और दूसरा एंगुलर नोड। रेडियल नोड की बात करें, इसको स्फेरिकल नोड के नाम से भी जाना जाता है, या है ना स्फेरिकल नोड भी कहते हैं, और एंगुलर नोड को अपन नोडल प्लेन कहते हैं। रेडियल नोड आर एन जिसको रिप्रेजेंट किया मैंने, उसका फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस एन 1, जहां पे n है क्वांटम नंबर, l भी है क्वांटम नंबर। एंगुलर नोड सिर्फ और सिर्फ l पे डिपेंड करता है, तो एंगुलर नोड का वैल्यू, कितने एंगुलर नोड होंगे, बराबर l, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर। टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे सर, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, और इसका फॉर्मूला आ जाएगा n माइनस एल माइनस 1 प्लस l, तो l से l कट गया, दैट इज n माइनस 1। तो तीनों तरीके से हमने नोड निकाल लिए। रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1, एंगुलर नोड सिर्फ l, और टोटल नोड n माइनस 1। अब आगे चलते हैं क्वांटम नंबर्स पे, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्वांटम नंबर्स है। क्वांटम नंबर्स की बात करें तो सेट ऑफ 4 नंबर होते हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है, लोकेशन बताता है। कौन कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं, शेल या ऑर्बिट के बारे में बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर l से रिप्रेजेंट करते हैं, सबशेल के बारे में हमें ये बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको ml और छोटे m से रिप्रेजेंट करते हैं ये, और बाइटल के बारे में बताएगा। फिर स्पिन क्वांटम नंबर जिसको m के नीचे s और s या सिर्फ s से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताएगा। आज की क्लास में अपन सिर्फ क्वांटम नंबर की बात करके आज की क्लास एंड कर देंगे। सबसे पहले अपन चले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की बात करें तो याद रखिएगा, ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमें बताता है कि किस इलेक्ट्रॉन में, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और साथ ही साथ उसकी एनर्जी भी। फिर इसकी वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से शुरू होती है और आगे जा सकती है। अगर अपन चले कहां पे सर, बोहर एटॉमिक मॉडल में, तो बोहर एटॉमिक मॉडल में शेल का नाम 1 2 नहीं दिया गया था, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल, इस तरीके से दिया गया था। तो इस तरीके से भी नाम दिया जा सकता है। इसमें कौन कौन से फॉर्मूले काम में आ जाते हैं वो भी ध्यान से देख लेते हैं। तो फॉर्मूले की बात करें सर, है ना, फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। फॉर्मूले क्या क्या है सर, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, किसी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अपन चाहे तो निकाल सकते हैं ना। हाँ, इसको ऐसा कर लेते हैं और इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो आपको ये दिख जाएगा, फिर वापस ऐसे नीचे कर देंगे, है ना। हाँ, तो मैंने क्या बोला सर, मैंने बोला एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। इसका फॉर्मूला हमने देखा था, ये किसके बराबर होता है, mvr होता है, और दैट इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई या NH क्रॉस। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 2n², और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने होंगे उसका फॉर्मूला होता है n²। ये 3 फॉर्मूले, सीधा सीधा सवाल आएंगे, इससे आप वैल्यू पुट करोगे, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। वैल्यू पुटिंग के सवाल आएंगे, बड़े आसान से आप आराम से इसको आंसर कर सकते हो सर, कोई रॉकेट साइंस बाकी है नहीं। इसके बाद अपन चलते हैं आगे। अगला क्वांटम नंबर है जिसको अपन कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है सर, तो आइए इसकी बात करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को अपन सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ये इसके और नाम है। रिप्रेजेंट छोटे एल से किया जाता है। यहां पे अगर हम बात करें तो इट टेल्स अबाउट द सबशेल और शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल या शेप ऑफ सबशेल के बारे में ये हमें बता के देता है। जैसे कि एल की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक वेरी करती है, मतलब एल की वैल्यू कभी n के बराबर नहीं हो सकती 0 से n-1 तक। जैसे L की वैल्यू अगर 0 है तो S सबशेल होगा जिसका शेप स्फेरिकल होता है। L की वैल्यू 1 है तो P सबशेल, इसका शेप डंबल होता है। L की वैल्यू 2 है तो D सबशेल, इसका शेप डबल डंबल होता है। L की वैल्यू 3 है तो F सबशेल, इसका शेप कॉम्प्लेक्स। 4 है तो G, 5 है तो H, इन सभी का शेप कॉम्प्लेक्स होता है।
कॉम्प्लेक्स का मतलब हम अपनी कॉपी में नहीं बना सकते, बस, और कोई मतलब नहीं है। फिर अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल में अगर आपको एंगुलर मोमेंटम किसी इलेक्ट्रॉन का निकालना है या फिर आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये दोनों एक ही बात है सर। सुनना, अभी हमने एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट निकाला था, यहां पे नाम बदल गया, क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल के अंदर, या फिर इसको नाम बदल के सीधा बोल देते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना। इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन, और बाहर रूट के बाहर h अपॉन 2 पाई। इसका मतलब है L की वैल्यू आपको पता है सर, मान लो अगर किसी भी दुनिया में किसी भी S सबशेल के लिए हमें निकालनी है तो ये वैल्यू L की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 आ जाएगा। P सबशेल के लिए 1 रखेंगे तो 1 इंटू 2, तो रूट अंडर 2 h अपॉन 2 पाई आ जाएगा। इसी तरीके से सबके लिए फिक्स होता है सर। फिर आगे बात करते हैं तीसरे क्वांटम नंबर की, जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अपन छोटे m या m के साथ छोटे l से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी बात करें तो ये हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। ओरिएंटेशन का मतलब है कि ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में झुके हुए हैं या किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, उसकी चर्चा हमें कौन करके देता है सर, उसकी चर्चा हमें आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर करके देता है। जैसे कि अगर मान लो वैल्यू ऑफ m की वैल्यू की बात करें तो ये -L2 + L वैरी कर सकता है। -L2 + L टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, तो आप बोलेंगे सर टोटल पॉसिबल वैल्यूज हो गई 2L + 1। किस तरीके से, आपने बोला सर +1 से +L तक L वैल्यूज, -1 से -L तक L वैल्यूज और एक 0, तो मिला जुला के टोटल 2L + 1 वैल्यूज पॉसिबल है। जितनी वैल्यू पॉसिबल है उतने ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे एक सबशेल के अंदर, तो ईच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल। आगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल, एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो हर एक वैल्यू टोटल कितनी वैल्यू है 2L + 1, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल कितना होगा, तो 2 × 2L + 1। मतलब अपन क्या करेंगे सर, जितने ऑर्बिटल हैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बात हो गई किसके, आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। अब आगे चल के अगले पेज पे अपन इसके ओरिएंटेशंस देख लेते हैं। अब आगे चल के अगले पेज पे अपन इसके ओरिएंटेशंस देख लेते हैं सर। जैसे सबसे पहले इस सबशेल की बात करें तो इस सबशेल 1s हो सकता है, 2s हो सकता है, 3s हो सकता है ना, ये सारे के सारे हो सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हो सकते हैं। इसकी अगर अपन बात करें तो ये स्फेरिकल होता है। फिर आप बोलेंगे सर 1s और 2s में क्या अंतर है। अब 1s और 2s में नोड्स के अंतर होते हैं। पहले तो साइज बढ़ा जाता है, 1s से बड़ा 2s होगा, 2s से बड़ा 3s होगा, और 1s में नंबर ऑफ रेडियल नोड मतलब डिस्टेंस पे नोड कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे n-l-1। ये कितना आया सर, 1 - s की वैल्यू 0, s के लिए l की वैल्यू 0 -1 कितना आ गया 0। मतलब इसमें कोई रेडियल नोड नहीं है, मतलब आप इस दूरी पे कहीं भी जाओगे आपको नोड नहीं मिलेगा। वहीं अगर अपन 2s में फॉर्मूला लगाते हैं तो आप बोलेंगे n - l-1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी सर, 2 - 0 - 1 दैट इज 1। इसमें एक नोड आपको देखने को मिलेगा, और ये वाला हिस्सा देख रहे हो, यही नोडल प्लेन है सर। दिस इज द रेडियल नोड। ये मतलब सॉरी रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है सर। ये काले वाले पूरे एरिया में इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। इस तरीके से सबशेल होता है आपका स्फेरिकल। किसी बैच में मैंने दिखाया था, वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया है। फिर अपन आते हैं पी सबशेल पे। पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलेंगे पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है सर। ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम क्या हो गया, -L2 + L दैट इज -1 0 एंड +1। 3 ऑर्बिटल 3 अलग अलग ओरिएंटेशन के साथ। अगर एक्स एक्सिस पे लोब्स आए, इसको अपन क्या कहते हैं, लोब कह देते हैं। लोब अगर एक्स एक्सिस पे आया तो इसको px कहेंगे, लोब y एक्सिस पे आया तो इसको py कहेंगे, लोब अगर z एक्सिस पे आया तो इसको pz कह देंगे। अब आपको पता है सर हर p ऑर्बिटल में क्या होता है, हर p ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन होता है जिसको अपन एंगुलर नोड कहते हैं। एंगुलर नोड का फॉर्मूला L के बराबर, तो इसमें एंगुलर नोड क्या होगा, तो आप बोलोगे ये वाला प्लेन जो है ना सर, देखो ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये नोडल प्लेन है। ये जो प्लेन इस तरीके से ऐसे ऐसे जाएगा, दिस इज नोडल प्लेन, इसके लिए नोडल प्लेन। और px के लिए नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, तो px के लिए नोडल प्लेन बेसिकली हो जाएगा, x तो आ गया इसमें, तो x में इलेक्ट्रॉन है तो yz प्लेन इसके लिए नोडल प्लेन हो गया। सर py के लिए नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, py के लिए नोडल प्लेन यहां लिख देता हूं, देखो नोडल प्लेन। px के लिए नोडल प्लेन क्या हो गया सर, तो आप बोलेंगे yz। सर py के लिए नोडल प्लेन क्या हो गया, तो ये वाला प्लेन इसके लिए नोडल प्लेन हो जाएगा सर,
ये वाला प्लेन इसके लिए नोडल प्लेन हो जाएगा, जो कि कौन सा प्लेन है, तो इसमें y आ गया है ना, तो xz कर लो, इसके लिए xz नोडल प्लेन हो जाएगा। इसके लिए नोडल प्लेन क्या हो जाएगा सर, तो आप बोलोगे z आ गया इसमें, तो xy कर लो, ये इसके लिए नोडल प्लेन हो जाएगा। तो ये हो गया p ऑर्बिटल और उसके 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन। फिर d सबशेल पे चलते हैं सर। d सबशेल में l की वैल्यू 2 होती है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m क्या हो जाएंगे, -2 -1 0 +1 +2। टोटल पॉसिबल ओरिएंटेशन 5 है। इसका मतलब 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलेंगे। इन 5 ऑर्बिटल को हम 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल, जिसके लोब एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं इंटर एक्सियल ऑर्बिटल, जिसके लोब्स एक्सिस के इन बिटवीन लाई करते हैं। एक्सियल ऑर्बिटल दो कौन कौन से होते हैं सर, dx² - y² एंड dz², और इंटर एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं dxy dyz एंड dxz। ये 3 इंटर एक्सियल ऑर्बिटल्स हो गए। इनकी अगर अपन आगे चर्चा करें तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये देखिए, ये आपके 2 एक्सियल ऑर्बिटल हो गए सर। कौन कौन से, ये है आपका dx² - y², जिसके लोब्स x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग है। ये आपका dz², जिसके लोब dz मतलब z एक्सिस के अलोंग है, और साथ में एक ऐसे रिंग नुमा स्ट्रक्चर इस पे लिपटा हुआ होता है। साथ में एक ऐसा रिंग नुमा स्ट्रक्चर इस पे लिपटा हुआ होता है। इंटर एक्सियल ऑर्बिटल की बात करें तो ये dxy dyz dxz आपके हैं। अगर y और x प्लेन में लोब्स आ रहे हैं ऐसे एक्सिस के अलोंग, जैसे देखो ये एक्सिस पे अगर ये ऐसा होता, अगर अपन इसको ऐसे टर्न कर देते हैं, अच्छा ये सब अलग अलग साइज बना दिया मैंने, चलो देखते हैं, लेकिन नहीं यार फिर तो वो आएगा नहीं, है ना। आप ऐसे समझो कि अगर अपन इसको 45 डिग्री ऐसे टर्न कर दें तो सब लोब अलाइन हो जाएंगे एक्सिस पे, तो ये तो x² - y² हो जाएगा। लेकिन ये 45 डिग्री टिल्टेड है सर, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये क्या बना रहा है इसके साथ सर, 45 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, तो इसको अपन इंटर एक्सियल ऑर्बिटल कहेंगे, और ये dxy कहलाएगा। ये z और x प्लेन में है तो dxz, ये z और y प्लेन में है तो dyz कहलाएगा। फिर अपन चलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की बात। स्पिन क्वांटम नंबर की अगर अपन चर्चा करें तो ये क्या होता है, टेल्स अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। 2 तरीके का स्पिन हो सकता है किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का, एक तो होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। 2 तरीके का स्पिन, कौन कौन सा सर, आप बोलेंगे 2 स्पिन हो गए, एक तो हो गया सर क्लॉकवाइज और दूसरा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज स्पिन को अपन +½ से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऊपर एरो से, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को अपन -½ से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस वाले एरो से। इस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करते हैं, और यही कहा जाता है कि ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट स्पिन। दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए सर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। यहाँ पे टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक नंबर होता है ना, जो निकाला जाता है, आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस दैट। इसका फॉर्मूला होता है सर n+1, जहां पे n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है सर, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यहां पे n का नंबर क्या है सर, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनपेयर्ड हुए। फिर एक टर्म होता है जिसको अपन कहते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ये हमें मैग्नेटिज्म से रिलेटेड बातें बता के देता है, और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, मतलब इसको अपन μs से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √n × n+2 बोहर मैग्नेटॉन। bm का मतलब है बोहर मैग्नेटॉन। ये यूनिट होती है, ये सिर्फ यूनिट है सर, ये फॉर्मूले का हिस्सा नहीं, ये यूनिट है। n यहाँ पे भी क्या है सर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर इन एन ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन हैव 3 क्वांटम नंबर सेम, है ना। इन एन ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव 3 क्वांटम नंबर सेम विच आर n, l और m। एक ऑर्बिटल के 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होगी, उसमें चौथा क्वांटम नंबर ही अलग होता है जिसका स्पिन अलग हुआ। फिर ये 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के 3 रूल, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अपन को बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। तो अपन क्या करेंगे सर, शुरू के 20 मिनट ये रूल्स पढ़ लेंगे, फिर अपन क्वेश्चन पे आएंगे। अब आते हैं थोड़े से PYQs और CYQs करते हैं सर। आइए देखिए, सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जेई का है ना। सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जेई मेंस का कब का सवाल है सर, सवाल है 29 जनवरी 2024, 29 जनवरी का सवाल है सर। आइए देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि ये हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज है हाइड्रोजन एटम के लिए, और ये रीजन है जिसमें वो
लाई करेंगे। तो आप बताओ सर, लाइमन सीरीज के बारे में मैंने क्या बताया था? आज आपको बोला था ना, याद रखना, सीधा सवाल आएगा उससे। पहले भी बच्चों को यही बताया सर, लाइमन सीरीज जो है ना वो किस में लाई करता है सर? वो यूवी रीजन में लाई करता है। सर बामर सीरीज किस में लाई करता है? तो आप बोलेंगे बामर सीरीज जो है सर वो विजिबल रीजन में लाई करता है। तो मिला लेते हैं, लाइमन सीरीज मतलब ए के लिए यहां लिख देते हैं, ए के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? यूवी रीजन 2। बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? विजिबल रीजन, विजिबल रीजन है 4। सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? तो आप बोलेंगे सी और डी, है ना, इन दोनों में ही इंफ्रारेड रीजन ही होता है। तो सी का 1 भी चलेगा, सी का 1 ले लो, चाहे सी का 3 ले लो, 1 या 3 दोनों में से कोई भी हो चलेगा। इसके लिए 1 या 3 दोनों में से कोई भी हो चलेगा। मतलब बेसिकली हमें इन दोनों को देखना था। इसका ऑप्शन जो सही हुआ उसके हिसाब से आंसर अपना मैच कर जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस तो नहीं है, ऑप्शंस इन्होंने दे रखे थे, बट हमने अगर ऐसे ही मैच कर लिया भाई तो ऑप्शन तो मैच किसी भी दिन कर लेंगे ना। कैसा सवाल था ये बताना। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका PYQ का क्वेश्चन नंबर 1 है सर। PYQ क्वेश्चन नंबर 1 करके बता देना कैसा लगा आपको ये सवाल और आपने कितने देर में सॉल्व किया। ठीक है, फिर अपन चलते हैं PYQ क्वेश्चन नंबर 2 पे। PYQ क्वेश्चन नंबर 2, और मैं आपको एक मजेदार सी चीज दिखाऊंगा। देखो सवाल पढ़ना, जेईई मेंस 2020 का सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 4th बोहर ऑर्बिट इज। चौथे बोहर ऑर्बिट की बात कर रहा है और हमसे डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा। अब मेरी बात सुनना और समझना एकदम इत्मीनान से। सर एक बात बताओ, अगर अपन को डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके बराबर होता है? एच जो है वो लैम्डा जो है वो h/mv के बराबर होता है। आप बोलेंगे हाँ सर। 4th ऑर्बिट के लिए कैसे निकालेंगे सर? तो क्या 4th ऑर्बिट के वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देंगे? हाँ, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन तो मैच कर नहीं रहा है सर। तो हमें रेडियस चाहिए। हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। तो हम रेडियस के लिए एक इक्वेशन लिखेंगे। ऐसे सवालों में अगर कुछ ना मेंशन हो तो आप याद रखना आपको हाइड्रोजन एटम मान के ही सॉल्व करना पड़ेगा। आपने हाइड्रोजन एटम नहीं माना तो गड़बड़ कर सकते हो। वैसे खैर देखिए, हमने बोला कि सर देखो हमारे पास एक इक्वेशन होता है दैट इज MVR। ये किसके बराबर है? ये बराबर है NH अपॉन, है ना। MVR किसके बराबर होता है सर? बताओ बताओ। तो आप बोलोगे सर MVR बराबर होता है NH अपॉन 2π के। मैंने बोला एक बात पता, क्या मैं MV की जगह, है ना, MV की जगह ये वैल्यू रख सकता हूं? तो MV की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप बोलोगे सर MV की वैल्यू आ गई NH अपॉन 2πr। क्या आ गई सर? NH अपॉन 2πr। यहां पे फेंक के मारते हैं। तो आपने बोला देखो सर लैम्डा बोहर मतलब ये क्या है सर? डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा? आपने बोला H डिवाइडेड बाई NH अपॉन 2πr। तो 2πr ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा सर। आपने बोला H से H कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू आ गई 2πr अपॉन n। यही आ गई ना सर? आपने बोला हाँ सर। 2 की वैल्यू तो 2 है, पाई की वैल्यू तो पाई है, r की वैल्यू निकालनी है। कौन से ऑर्बिट के लिए? 4th ऑर्बिट के लिए। तो आप बोलेंगे सर 4th ऑर्बिट के लिए r4 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा सर? तो आप बोलेंगे सर ये a0 इंटू n² होता है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो आपने बोला ये हो जाएगा सर a0 इंटू 4 का स्क्वायर। तो यहां पे हमने रख दिया r4, है ना। a0 जो कि बोहर रेडियस होता है इंटू 4 का स्क्वायर। इसको डिवाइड किससे कर दिया सर? इसको डिवाइड कर दिया n की वैल्यू से। n की वैल्यू क्या है? अरे 4th ऑर्बिट की बात है ना बे, तो 4 से डिवाइड कर दिया। आपने बोला 4 से 4 कट गया, ये वैल्यू आ गई 8πa0। 8πa0 ये हमारा सही आंसर है। सवाल कब पूछा सर? 2020। अब अगले पेज पे एक मजेदार चीज देखना, मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं क्यों PYQ करना जरूरी होता है। सवाल कब का है सर? आइए देखते हैं। 4 अप्रैल 2024 शिफ्ट 1 जेईई मेंस। सवाल क्या है? पढ़ो। सवाल है कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4th ऑर्बिट इज। 4th ऑर्बिट मतलब 4th बोहर ऑर्बिट इज, है ना, और बोहर रेडियस हमें दे रखा है। यहां पे सवाल थोड़ा सा टाइपिंग एरर था तो मैंने इसको डैश इंटू पाई अपॉन a0 हो गया। इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। देख रहे हो सवाल? मैं अबे भाई बहुत भयंकर चीज बता रहा हूं कि सवाल सेम है भाई, एग्जैक्टली एकदम डिट्टो लाइन कॉपी है। वहां पे ऑप्शन दे रखा था, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा। बोला भाई न्यूमेरिकल आंसर टाइप खेल लो। तो आपको पता है अभी हमने फॉर्मूला तो निकाला था, वैसे फॉर्मूला क्यों रटोगे, पर ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है सर? ये होता है 2πr अपॉन n। यही होता है लैम्डा किसी इलेक्ट्रॉन का इन, है ना, एन ऑर्बिट। तो आप बोलेंगे सर ये Rn है, nth ऑर्बिट का रेडियस है। वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो, खत्म। और कुछ है ही नहीं सर, और कुछ है ही नहीं सर। बताओ इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि सेम है सर, और तो अभी बदला तो कुछ है नहीं। चलिए इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। PYQ2 और PYQ3 तो सेम ही था। अब अपन चलते हैं PYQ अगले पे। सवाल क्या कह रहा है ये देखते हैं। सवाल कब का है? सवाल है 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का, मतलब वही
2024 इस बार का CYQ है सर, करंट ईयर क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रोगली वेव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट ऑर्बिट में फ्रीक्वेंसी पूछा है हमसे, क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी पूछा है। फर्स्ट ऑर्बिट किसका? बोहर का, ठीक है ना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे सर? तो आप बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी तो कैसे क्या निकालेंगे, लैम्डा निकाल लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी सर फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में? तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही तो सॉल्व किया था ना, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही तो सॉल्व किया था। क्या लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर लैम्डा जो है यहां पे देख लो, ये अपन ने सॉल्व किया है 2 पाई आर एन अपॉन एन, है ना। तो यही वाला रख देते हैं। लैम्डा किसके बराबर हो गया सर? 2 पाई आर एन अपॉन एन। यहां से अपन लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा आ गया तो अपन फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे, एक तरीका। दूसरा तरीका अपन क्या कर सकते हैं सर? अपन रेडबर्ग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला? रेडबर्ग फॉर्मूला भी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं सर, बड़े आराम से। रेडबर्ग फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं सर। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, मैं आपको खाली टाइप बता रहा हूं, सॉल्व आप खुद करेंगे, है ना। अ बॉल ऑफ वेट 10 ग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। If uncertainty in velocity is 5%, then the uncertainty in its position is, पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी होगी? तो आपको पता है सर हमारे पास एक्सप्रेशन तो सिंपल है, क्या? डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, ये किसके बराबर होगा? तो कभी भी सवाल सॉल्व करना हो तो सवाल सॉल्व करने के लिए इसको एच अपॉन क्या कहते हैं 4 पाई से इक्वेट कर देना, इक्वेट करना, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं। अब आप बोलोगे सर यहां पे हमसे पूछा कि बॉल ऑफ वेट 10 ग्राम, ये 10 ग्राम दे रखा है। मास की वैल्यू क्या रखेंगे सर? मास की वैल्यू हम रखेंगे 10 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम। हमेशा याद रखना, सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं यहां पे वैल्यू किलोग्राम में नहीं रखते, ब्लंडर है सर, बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। इसको किलोग्राम में रखा, ठीक है सर। फिर अपन आगे बात करें, पूछा क्या है? द बॉल वेग्स इतना विथ वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड इफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज 5%। तो अपन क्या करेंगे सर? अपन निकाल लेंगे 5% ऑफ 90, 5% ऑफ 90 निकाल लेंगे, इसको यहां पे रख देंगे। ये वेलोसिटी है, इसकी वैल्यू यहां पे रखेंगे, तो ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, सीधा डेल्टा एक्स की वैल्यू अपन फाइंड कर लेंगे। इस सवाल का भी आंसर हमें मिल जाएगा। सॉल्व आप करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि द रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर द बामर सीरीज लीनियर नहीं लाइन अपीयर, क्या हो जाएगा सर? बामर सीरीज कहां पे आती है? हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे होंगे तो अपन बोलेंगे विजिबल रीजन में बामर सीरीज देखने को मिलती है। कितना टाइम लगा एग्जामिनेशन हॉल में? 10 से 15 सेकंड में आप ऐसे सवालों को सॉल्व करके मौज कर रहे होंगे सर। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज λ1, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज इन हीलियम विल बी। तो हीलियम का हमें निकालना है। सबसे पहले अपन किस पे चलते हैं सर? हाइड्रोजन एटम पे चलते हैं। हाइड्रोजन एटम और लाइमन सीरीज, और लाइमन सीरीज के लिए लैम्डा शॉर्टेस्ट। लैम्डा सबसे छोटा कब होगा सर बताइए? तो आप बोलेंगे लैम्डा छोटा होने का मतलब एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा सर इसमें डेल्टा ई एन जो है ना, ये क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। डेल्टा ई एन जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। कब होगा सर? तो आप बोलेंगे एनर्जी मैक्सिमम लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन में होता है। इसका मतलब हम N2 कहां से इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से। और कहां पे लेके आ रहे हैं सर? N1 बराबर 1 पे लेके आ रहे हैं। सीधी बात है। आपने बोला हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मैंने निकाला 1 अपॉन लैम्डा, इसको 1 अपॉन लैम्डा 1 कह देते हैं। ये किसके बराबर? R इंटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू फॉर्मूला क्या? 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन n हो गया और माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर ये वाला टर्म तो 0 हो गया सर, ये वाला टर्म तो 0 हो गया। तो 1 अपॉन लैम्डा 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? R आ गई। बस सिंपल सिंपल R आ गई सर, बहुत अच्छी बात है। फिर अपन दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पे चले तो दूसरे पे हमसे पूछा कि भैया हमारे पास ना लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज की बात की गई है और हीलियम पॉजिटिव की बात है। ठीक है सर, हीलियम पॉजिटिव की बात है। डेल्टा ई एन क्या है सर? आप बोलेंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब डेल्टा ई एन जो है वो मिनिमम होना चाहिए, कम से कम डेल्टा ई एन होना चाहिए हमारे पास। हमने बोला हाँ सर डेल्टा ई एन कम से कम होना चाहिए, और कम से कम डेल्टा ई एन के लिए अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। डेल्टा ई एन मिनिमम होने के लिए एनर्जी
मिनिमम होगा और वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात है। कब होगा सर? ये नियरेस्ट ट्रांजिशन में। तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन n2 और n1 क्या है सर? n1 इज 2, तो n2 हो जाएगा 3 से 2 पे इलेक्ट्रॉन आया। यहां पे आप इक्वेशन लिखेंगे 1/λ2 बोल दें इसको, चलो λ2 बोल देते हैं। ये किसके बराबर है? ये बराबर है r/2। ये किसके बराबर है सर? r/2। आगे लिखेंगे z²। आप बोलेंगे सर हीलियम के लिए z की वैल्यू 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 1/n1², 1/n1², n1 की वैल्यू 2² माइनस 1/n2², यहाँ पे 3²। आगे बात करें तो ये 1/λ2 जो है किसके बराबर आ जाएगा? r की जगह पे सीधा 1/λ1 लिख दूं, तो मैंने लिखा 1/λ1 है ना, इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई, ये ऊपर चला जाएगा 9, ये इधर चला जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 4 इंटू 9। तो आपने बोला सर इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमें λ2 की वैल्यू चाहिए, पूरे को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आप बोलोगे सर λ2 की वैल्यू जो है वो आ गया λ1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5, या आप कह सकते हो उसको 9λ1/5 इसकी वैल्यू आ गई सर, 9λ1/5 इसकी वैल्यू आ गई। दिस इज हाउ इट्स डन। बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, लेकिन हाँ थोड़ी मेहनत करवाई, हमें थोड़ी सी मेहनत करवाई। चलिए इसके बाद 2-4 सवाल है जो मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, आप सवाल जरूर ट्राई करेंगे। 2-4 होमवर्क के सवाल दे दीजिए जा रहा हूँ। होमवर्क की बात करें तो आप जेई मेंस का अपना जो मॉड्यूल है ना, आप जो अपना मॉड्यूल है उससे एक्सरसाइज 1, किसका सर? एक्सरसाइज नंबर 1 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, इससे आप कौन कौन से टॉपिक का सवाल कर लेंगे? अप टू क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर तक के सवाल कर लेंगे, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ के बाकी जितने भी सवाल है, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो आप ये सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। कुछ होमवर्क के सवाल है, उसके सामने मैं होमवर्क लिख देता हूं। ये होमवर्क, ये आपका होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है ना, और कुछ बच रहा है क्या? एक ये, और ये आपका होमवर्क। ये कुछ होमवर्क है जो आप जरूर करेंगे। सारे के सारे PYQs हैं। कल की क्लास में एक बार अच्छे से पढ़ के आएंगे अपन, खूब सारे PYQs करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।